हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज ही भाई फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यू सीरीज, जो कि हर एक टीचिंग एग्जाम के लिए इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के करने वाले हैं, जहां से क्वेश्चन कंफर्म है आएगा ही आएगा। तो चैप्टर रहेगा आज इवेल्युएशन, और ये क्लास लाइव है ना, ऑडियो वीडियो सब आ रहा है ना, बट मुझे क्यों लाइव नहीं दिख रही? एक सेकेंड चेक कर लूं। अब आया नोटिफिकेशन, अब हुई है लाइव। हाँ, तो आज की जो क्लास है उसमें मूल्यांकन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को हम करेंगे। ऑलरेडी मैंने मूल्यांकन की 2 वीडियो पहले भी बना रखी हैं, और जो मेरी बुक में है सारे चैप्टर नंबर 34 के सारे क्वेश्चंस बाइलिंगुअल, तो वो भी आप जरूर देख लें। ये कुछ अलग क्वेश्चंस है, एक्स्ट्रा है उनसे, जो पहले नहीं पढ़ाए, तो इनको ले लेते हैं एक बार। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, इवैल्यूएशन इज प्राइमरली एम्ड एज, मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? मतलब किसी भी चीज का आप मूल्यांकन करना चाहते हैं तो आपका जो प्राथमिक उद्देश्य होगा मूल्यांकन करने के पीछे वो क्या होगा? ठीक है, तो असेसिंग द टीचर्स परफॉर्मेंस, आपका मकसद होगा अध्यापकों की परफॉर्मेंस को मतलब सही करना। रात को मैं डेली क्लास लेती हूँ, कल मेरा गला ज्यादा ही ऐसे खराब सा हो रखा था, तो आपको पता है मैंने जो क्लास लगाई थी रात को वो और भी बेहतरीन लगाई थी, हिस्ट्री की PYQ। तो क्लास तो मैं लगाती हूँ, चाहे जो मर्जी लगाती हूँ, क्या हो गया, एक दिन मैं नहीं आई तो कौन सी आफत आ गई है? पढ़ लिया करो, सुबह तो आ ही रही हूँ रोज फिक्स। अब तो असेसिंग द टीचर्स परफॉर्मेंस, तो अध्यापकों की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। डिटरमाइनिंग द स्टूडेंट एलिजिबिलिटी फॉर द प्रमोशन, स्टूडेंट्स का जो प्रमोशन है मतलब उनको हतोत्साहित करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए मूल्यांकन होता है। मेजरिंग द अचीवमेंट ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव, लर्निंग्स के मतलब अधिगम के क्या उद्देश्य हो सकते हैं, अधिगम को कैसे बढ़ाया जा सकता है उसके लिए मूल्यांकन होता है। या स्टूडेंट को रैंक करने के लिए मूल्यांकन होता है। तो आपको पता भाई मूल्यांकन का सही उद्देश्य क्या होता है, कि बच्चों ने क्या उपलब्धियां प्राप्त करी है, क्या उनके शिक्षा के प्रति उद्देश्य है और उसमें वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो इसीलिए मूल्यांकन जो है किया जाता है। तो आंसर यहां पर रहेगा आपका सी। ठीक है, आंसर यहां पर रहेगा सी। नेक्स्ट है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज कंडक्टेड बाय, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्यों कंडक्ट किया जाता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट को हिंदी में बोलते हैं रचनात्मक आकलन। ठीक है, रचनात्मक आकलन या रचनात्मक मूल्यांकन क्यों किया जाता है ये पूछ रहा है। ठीक है, स्टूडेंट को ग्रेडिंग करने के लिए, मतलब स्टूडेंट को कोई ग्रेड करने के लिए, कोई स्तर देने के लिए। डायग्नोज स्टूडेंट लर्निंग डिफिकल्टीज, स्टूडेंट की अधिगम में क्या गलतियां हैं उनको दूर करने के लिए, उनको पता लगाने, उनको दूर करने के लिए। कंपेयर स्टूडेंट विद पीयर्स, या स्टूडेंट्स को अपने साथी संगियों के साथ कंपेयर करने के लिए, या उनको सर्टिफिकेट देने के लिए। तो आपको पता है फॉर्मेटिव रचनात्मक आकलन का मतलब ही क्या होता है, कि स्टूडेंट्स में क्या कमी है, उन कमियों को हम देखें, उनके साथ साथ पढ़ें और सीखें और उन कमियों को दूर करें। तो आंसर क्या रहेगा भाई? बी रहेगा। ठीक है, आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ समेटिव असेसमेंट, ये कहता है निम्न में से कौन सा समाकलित, इसको हिंदी में बोलते हैं समाकलित। ठीक है, निम्न में से कौन सा समाकलित आकलन या मूल्यांकन का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कौन सा समाकलित, समेटिव, एक होता है रचनात्मक, एक होता है समाकलित, मतलब फॉर्मेटिव एंड समेटिव इज बेटर देन रचनात्मक एंड समाकलित आई थिंक। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा? वीकली क्विज। अब आप साप्ताहिक रूप से प्रश्नोत्तरी लेंगे, तो साप्ताहिक रूप से जब प्रश्नोत्तरी लेंगे तो उसमें तो आप बच्चों का पता लगाएंगे कि ये बच्चा है कैसा, किस तरीके का है। तो साप्ताहिक रूप से जब आप क्विज कॉम्पिटिशन्स लेंगे तो डेफिनेटली आप उसमें बच्चों का पता लगाएंगे। तो यहां पर तो क्या है, फॉर्मेशन होगी बच्चों की, तो ये तो कहीं ना कहीं फॉर्मेटिव का पार्ट हो गया। ठीक है, एंड टू एंड टर्म एग्जामिनेशन, आखिर में जो एग्जाम लिए जाते हैं। फीडबैक सेशंस, अब फीडबैक सेशंस हमेशा फॉर्मेटिव में होते हैं, आपको ध्यान रखना है। क्लास का पार्टिसिपेशन, क्लास में आपस में सहयोगी गतिविधियां हो रही हैं, ये भी आपकी फॉर्मेटिव में होती हैं। तो समेटिव के अंदर क्या होगा भाई? एंड टर्म्स, जो आपको पता समेटिव, नाम सही देख लो, सबमिट कर दिया, कहानी खत्म। जो टर्म टेस्ट होते हैं, जो एनुअल एग्जाम होते हैं, जो आखिर में कहानियां होती हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं समेटिव। तो आंसर यहां पर रहने वाला है 2। अर्थ क्यों आया है मैम अभी अभी? मुझे तो एहसास नहीं हुआ, मुझे नहीं एहसास हुआ बिल्कुल भी भाई, है ना।
मुझे नहीं एहसास हुआ अर्थ क्यों आया है, आपको एहसास हुआ तो बढ़िया। मुझे तो ना ही पंखा हिलता दिख रहा, ना मैं हिलती दिख रही, ना तुम्हारी स्क्रीन हिलती दिख रही, मुझे तो बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। चलो आगे चलते हैं। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सीसीई फोकस ऑन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, हिंदी में बोलते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस चीज पर आधारित है बताते हैं। एकेडमिक स्किल्स, ये कहता है कि शैक्षणिक जो स्किल्स होते हैं, मतलब शैक्षणिक जो आपके कौशल होते हैं उन पर आधारित होता है। को करिकुलर, जो गैर शैक्षणिक गतिविधियां होती हैं उन पर आधारित होता है, या शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक दोनों गतिविधियां आधारित होती हैं, या स्टूडेंट को ग्रेडिंग करने या तो स्टूडेंट को ग्रेड देने के लिए। तो आपको पता, देखो सीसीई का मतलब ही क्या होता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। पहले क्या होता था, जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे साल में एक ही बार आखिर में पेपर ले लेते थे, और एक बच्चा मान लो भाई मैं पूरे साल बहुत होशियार रही हूं और ऐसा हो गया पेपर के दिनों में कि मुझे कुछ हो गया और मैं पेपर ना दे पा रही हूं, मतलब पेपर बहुत गंदे दिए, तो फिर क्या हो गया, मैं तो फेल हो गई। तो इसका मतलब क्या, मैं डिजर्व करती थी फेल होना, मैं तो पूरे साल अच्छी रही हूं लेकिन आखिर में फेल हो गया। तो ये सिस्टम था पहले। तो आपको पता है फिर एनसीईआरटी ने कहा भाई दिस इज अ रॉन्ग सिस्टम, ये सिस्टम सही नहीं है। आप ऐसा करो कि भाई बच्चों का लगातार हर पहलू का, वो खेल में कैसा है, वो कूद में कैसा है, हाँ वो खेल में कैसा है, वो कूद में कैसा है, वो किसी भी चीज में कैसा है, उसकी हर गतिविधि को नोटिस रखो। अब आपको पता ना बच्चों के यूटी होते हैं, हाफ ईयरली होते हैं, ये होते हैं, 4 बार पेपर ले लेते हैं, फाइनल में गंदा भी परफॉर्म किया तो पूरे साल का एवरेज ऑन एंड एवरेज वो बेस्ट स्टूडेंट है तो वो पास ही होएगा। तो मतलब उसमें शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक हर गतिविधि का लगातार मूल्यांकन किया जाता है। तो आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट है निदानात्मक परीक्षण हेल्प, जो आपका डायग्नोस्ट परीक्षण होता है जिसको हम बोलते हैं निदानात्मक परीक्षण। ठीक है, निदानात्मक जो परीक्षण होता है वो किस चीज में सहायता करता है। मॉनिटरिंग लर्निंग प्रोग्रेस, वो आपकी लर्निंग की गति को मॉनिटर करता है, मतलब लर्निंग की गति को लगातार चेक करता है, लर्निंग की गति को लगातार देखता है। अरे डट जाओ यार, अर्थ क्यों इतना कोई भयंकर नहीं आया, तुम पढ़ लो ना। अर्थ क्यों तुम्हारे पेपर में आएगा जब क्वेश्चन नहीं आते भाई, तो ठीक है छोड़ो अर्थ क्यों को, क्योंकि मुझे पता है ऐसा कोई जान मान की हानि वाला तो आता नहीं है, और भगवान करे आए भी ना ऐसा। और ये छोटे मोटे तो मतलब आते ही रहते हैं, है ना। हाँ, ये जयपुर में जो हादसा हुआ वो किसी अर्थ क्यू से कम था क्या, मतलब भाई, मतलब मैं ना कई बार मतलब मेरे को ऐसा लगता है यार सरकार क्यों किसी तरीके के रूल्स रेगुलेशन क्यों नहीं बनाती। अब पेट्रोल से भरा हुआ ट्रक है एक तरफ दूसरा ट्रक है, दोनों की टक्कर हो रही है, तो एटलीस्ट यार पब्लिक भी उस टाइम है, तो कम से कम ये जो भारी वाहन होते हैं इनका एक स्पेशल टाइम होना चाहिए, निश्चित टाइम होना चाहिए। और पेट्रोल केमिकल्स ऐसे वाले ट्रकों को तो बिल्कुल सिक्योर किया जाना चाहिए, उनके जालियां वालियां लगाई जानी चाहिए ताकि कोई उनसे टच भी हो जाए तो उस पेट्रोल का पंप का मतलब कुछ भी ना बिगड़े। सेफ्टी वॉल्स को 25 बार चेक करना चाहिए। तो ये किसी अर्थ क्यू से कम था क्या जो जयपुर अजमेर रोड पे हादसा हुआ, सबको पता होगा ना, वो 2 ट्रक की टक्कर से कितना बड़ा हादसा हुआ। तो मतलब यार सरकार क्यों नहीं ऐसे सेफ्टी मेजर बनाती, क्यों नहीं स्ट्रिक्ट, इंडिया में कोई चीजें क्यों नहीं स्ट्रिक्ट होती कि भाई ट्रक्स का एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए कि ट्रक्स इसी टाइम पर चलेंगे रोड पर। ट्रक इतने ओवरलोडेड होते हैं, ऐसे एक पहिया झुका हुआ है, चल रहे हैं, गिर जाते हैं, गाड़ी नीचे दब जाती है। तो मतलब यार क्यों ऐसा होता है हमारे इंडिया में ही यार, किसी जगह सुनने को नहीं आता एक्सीडेंट हो रहे हैं। इंडिया में हर रोज इतने एक्सीडेंट होते हैं, मतलब सोचो। तो ये किसी अर्थ क्यू से कम थोड़ी ना था। भगवान मतलब जिसकी फैमिली के साथ बीता है, मतलब असलियत तो उसी को पता है ना। तो भाई यहाँ पर डायग्नोस इवैल्यूएशन हेल्प्स, तो निदानात्मक परीक्षण किस चीज में हेल्प करता है, तो मॉनिटरिंग लर्निंग प्रोग्रेस, तो ये भाई लर्निंग की प्रोग्रेस को मॉनिटर करता है, मतलब उसको चेक करता है। तो आपको पता है ये मॉनिटर नहीं करता, वो देखता नहीं है कि बच्चों ने कितना क्या क्या सीखा है, वो तो आपके फॉर्मेटिव में चलता रहता है। ठीक है, आइडेंटिफाई द लर्निंग डिफिकल्टीज, मतलब एक मजाक की बात, आई लव माई इंडिया, लेकिन कोई कैंसर की दवाई खोज रहा है, कोई हार्ट अटैक की दवाई खोज रहा है, और यहाँ पर पॉपकॉर्न पर 4 गुना टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। यार मेरा इंडिया मेरे को महान है, मुझे अपने भारत देश से बहुत प्यार है, लेकिन यार ये भारत क्यों खास यूनिक नीतियां क्यों नहीं बनाते हैं, मतलब यार ऐसे ऐसे क्यों करते हैं, लोगों की जान इतनी सस्ती क्यों है ना। तो बिल्कुल रूल भाई मतलब स्ट्रिक्ट होने चाहिए, बहुत भयंकर स्ट्रिक्ट रूल होने चाहिए हर चीज के। रोड के तो भाई इंडिया में कोई ट्रैफिक रूल नहीं है, कोई ट्रैफिक रूल नहीं है। इवन हमारे पानीपत में मुझे ये समझ नहीं आती, रेड लाइट हो रखी है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से रेड लाइट हो रखी है, लोग यही नहीं देखते रेड लाइट है, लोग देखते हैं पुलिस वाला तो नहीं खड़ा, चल मेरे भाई, भाग जाते एक्टिवा लेके। तो भाई मतलब इतना स्ट्रिक्टनेस होना चाहिए, जैसे चंडीगढ़ वगैरह में पूरी स्ट्रिक्टनेस होना चाहिए। रोड की स्ट्रिक्टनेस तो मतलब मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरी है आजकल जिस हिसाब से हादसे हो रहे हैं।
तो भाई डायग्नोस जो इवेल्युएशन होता है वो किस लिए होता है भाई? तो वो जो इवेल्युएशन होता है वो आपको आइडेंटिफाई करता है कि आपकी क्या गलतियां हैं। आपको पता, निदान का मतलब होता है कारण जानना, तो वो उन्हीं कारणों को जानता है कि भाई वो क्या गलतियां हैं क्या नहीं। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना, आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है क्राइटेरियन रेफरेंस इवेल्युएशन। इसको हिंदी में भी क्राइटेरियन ही बोलते हैं, मतलब हिंदी में भी एक तरह से क्राइटेरियन टेस्ट ही है। ठीक है, स्टैंडर्ड क्राइटेरियन टेस्ट। तो ये इसके लिए जो इवेल्युएशन है वो क्या होता है? क्राइटेरियन टेस्ट में क्या होता है कि ध्यान से समझ लो, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट के अंदर क्या होता है, दो तरीके से होते हैं। एक तो आपको पता नॉर्म्स टेस्ट होते हैं, एक क्राइटेरियन टेस्ट होते हैं। तो नॉर्म तो देखो, क्राइटेरियन का मतलब क्या होता है, यहां पर एक अलग तरीके से वो अलग है नॉर्म टेस्ट और क्राइटेरियन टेस्ट। देखो यहां पर क्राइटेरियन टेस्ट क्या होता है कि एक स्टूडेंट को आप कंपेयर करते हो दूसरे स्टूडेंट के साथ कि भाई इस स्टूडेंट के इतने नंबर है, दूसरे के इससे बेहतर है या नहीं है, मतलब दूसरे का क्राइटेरिया इससे बेटर है या नहीं है, तो वो चीज होता है। ठीक है, तो कंपेयर ए स्टूडेंट परफॉर्मेंस विद अदर, एक बच्चे की दूसरे के साथ जो कंपेरिजन होती है वो क्राइटेरियन टेस्ट के अंदर जैसे क्राइटेरिया निर्धारित कर दिया जाता है, तो भाई ये स्टूडेंट उससे बेस्ट है या ये स्टूडेंट उससे बेस्ट है या नहीं है। तो इस तरीके के जो टेस्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं क्राइटेरियन टेस्ट। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, मतलब एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट से एक तरह से देखा जाता है कि ये दूसरा है, ये पहला स्टूडेंट है, ये उससे बेटर है या नहीं है, इस तरीके। ना मैं तो क्यों एक दिन का प्रधानमंत्री अनिल कपूर बनना है, मैंने नायक फिल्म का, एक दिन में दिशा, ये कहने की बात है, एक दिन में दुनिया नहीं सुधरती। विच टाइप ऑफ इवेल्युएशन इन्वॉल्व पीयर असेसमेंट? आपका जो साथी संगी वाला ग्रुप होता है, साथी संगी वाला ग्रुप होता है तो वो किस प्रकार की असेसमेंट में आपकी सहायता करता है? जो पीयर असेसमेंट, पीयर असेसमेंट का मतलब क्या है कि मैं हूं और मेरे क्लासमेट है, मेरे क्लासमेट से मेरे बारे में पूछा जा रहा है, तो वो असेसमेंट किस प्रकार की असेसमेंट होगी? ठीक है, तो वो निदानात्मक होगी? तो बिल्कुल नहीं होगी भाई। निदानात्मक में तो हम कोई कारण जानते हैं बच्चे के, सबमिटिव हम सबमिट नहीं करते हैं कुछ भी। आपको पता है साथी संगियों से यही पूछा जाता है कि भाई तेरा दोस्त कैसा है, तेरे दोस्त में क्या कमी है, तेरे दोस्त की कमियां है उसको दूर करेंगे, तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट होता, ध्यान रखना। लेकिन हाँ, आजकल जो एनईपी है, एनईपी में आपको पता है, एनईपी की बात करें तो एनईपी में जो 360 डिग्री इवैल्यूएशन है, एनईपी के ऊपर डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है, बहुत अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं, जो अपना एक प्लेलिस्ट होगा चंडीगढ़ टीजीटी पीजीटी के नाम से, ध्यान से सुन लो, चंडीगढ़ टीजीटी पीजीटी के नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, उसके ऊपर मैंने एनईपी, आरटी, वैसे तो हम दोबारा भी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सीरीज में सारे क्वेश्चन करेंगे ही, बट फिर भी किसी को देखना है तो वहां पर मैंने बहुत डिटेलिंग में एनईपी के क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, जो कि चंडीगढ़ का स्पेशल टॉपिक था वो। हाँ, तो एनईपी कहती है भाई 360 डिग्री इवैल्यूएशन होगा, जिसके अंदर आपको पता परख, जिसका नाम दिया गया है परफॉर्मेंस वाला परख, उसका नाम दिया गया। कई बार परख की फुल फॉर्म मैंने पूछी है, कई बार शॉर्ट में भी फुल फॉर्म बताई है, चेकआउट कर लेना। ठीक है, और आप कमेंट डाउन भी करना परख के बारे में सारा। तो ये होलिस्टिक टेस्ट है जिसमें बच्चे का पीयर ग्रुप, बच्चे के साथी संगी, हर किसी तरीके से जो है टेस्ट जो है बच्चों का लिया जाएगा अब। ठीक है, और एनईपी होप सो जल्दी ही लागू होने वाली है। आंसर रहेगा इसमें तो 3। नेक्स्ट चलते हैं, विच टाइप ऑफ टेस्ट इज डिजाइन टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल विद ए ग्रुप? ये कह रहा है कि भाई कौन सा टेस्ट होता है जो किसी एक व्यक्ति की उसके ग्रुप में परफॉर्मेंस को चेक करता है कि ये जो मेरा बंदा है इसकी इस ग्रुप में क्या परफॉर्मेंस है। तो अभी अभी मैंने बताया था एक बच्चा दूसरे बच्चे से बेहतर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्राइटेरियन टेस्ट। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक बच्चा दूसरे बच्चे से बेहतर है, तो इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? क्राइटेरियन टेस्ट हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, कि एक बच्चा इस बच्चे से क्या बेहतर है, तो एक इस ग्रुप से क्या है? बेहतर है। नेक्स्ट है, विच टूल इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर असेसिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेशन? ये कह रहा है कि यहां पर कुछ टेस्ट दिए गए हैं, तो कह रहा है कौन सा टेस्ट ऐसा है जिसमें विद्यार्थियों की सहभागिता, जिसमें विद्यार्थियों का एक उपयुक्त सहभागिता होती है, तो विद्यार्थियों की उपयुक्त सहभागिता इनमें से किस टेस्ट में होगी? ठीक है, ये कह रहा है विच टूल, कौन सा टूल है, कौन सा मुख्य साधन है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर असेसिंग द स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, जो विद्यार्थियों की भूमिका को दिखाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो वो कौन सा टूल है आपको बताना है। ठीक है, तो वो ऑब्जर्वेशन है। ये हिंदी इंग्लिश में सेम रहते हैं, ऑब्जर्वेशन ही रहता है। तो ये ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट है। हाँ, नो डिटेंशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दी है, बिल्कुल, क्योंकि ये नो डिटेंशन पॉलिसी बहुत ज्यादा खराब थी। आपको पता 8वीं तक हर बच्चा पास होएगा, चाहे उसको कक्षा ना आए, बस वो पास होएगा। तो मैं बहुत खुश हूं, ये सबसे घटिया पॉलिसी थी, क्योंकि भाई सोच के देखो 8वीं तक, जैसे मेरे हस्बैंड हंसते हैं, मैं कहती हूँ कि जैसे मेरे हस्बैंड आते हैं, कई बार कहते हैं मैं क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, तो आपको पता है मैथ्स के क्वेश्चन तो बहुत बड़े बड़े होता है, तो बोर्ड पे खत्म हो जाता है कई बार थॉर्म,
तो जैसे तो ये कहेंगे चलो उतार लो भाई क्वेश्चन को, कि चलो आगे उतार लो क्वेश्चन को, तो बालक कहेंगे अरे गुरुजी इतना बड़ा तो हो गया और क्या करवाओगे करवा के, छोड़ो ना इस क्वेश्चन को यहीं पे। फिर ये कहता है चुपचाप उतारो, मतलब आगे भी करेंगे बोर्ड पे। तो कहने का मतलब ऐसे ऐसे बच्चे हैं, डंप बच्चे हैं 9वीं क्लास में सरकारी स्कूल में, जिनको कुछ भी नहीं आता। क्यों? बिकॉज ऑफ नो डिटेंशन पॉलिसी। भाई 8वीं तक फेल मत करो, और 9वीं वाले टीचर कैसे भुगतेंगे उन बच्चों को, सोच के देखो। तो ये सबसे बेकार पॉलिसी है। मैं तो कहती हूँ पहली क्लास में भी बच्चे को कुछ नहीं आता, उसको पहली में भी फेल करो, तभी तो वो दूसरी में ढंग से पढ़ेगा। तो ये पॉलिसी अच्छा हुआ सरकार ने बंद कर दी, बीच में बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया था, और 9वीं के बालकों को कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी। क्यों? क्योंकि फेल होने का डर तो था ही नहीं। बीच में आपको पता ना कुछ साल चला था 8वीं तक कोई बच्चा फेल नहीं करना। ये सबसे बेकार पॉलिसी थी, अब बंद हो गई है। तो आपको बच्चों को कैसे असेसमेंट करेंगे? देखो रिटर्न ले लो उसका कोई प्रोजेक्ट ले लो, उसका कोई आप मतलब ऐसे वाइवा ले लो, मतलब ओरल टेस्ट ले लो कोई भी। ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट, तो ऑब्जर्वेशन जो चेकलिस्ट होती है उससे बच्चे का आप बेहतर पता लगा सकते हो। ऑब्जर्वेशनल चेकलिस्ट में क्या होता है, आप बच्चे को ऑब्जर्व भी करते हो, साथ में उसको कुछ क्वेश्चंस भी देते हो, और कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए कुछ पर्टिकुलर टाइम देते हो, और उसमें बच्चे का आप जजमेंट करते हो। ठीक है, तो इसमें आप बहुत अच्छे से बच्चे को चेक कर सकते हो। तो आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो इज यूज्ड टू इवैल्यूएशन। एक पोर्टफोलियो इज अ पोर्टफोलियो इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। ठीक है, पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन में क्या होगा, आपको बताना है कि इस मूल्यांकन में क्या होता है। सबमेटिव इवैल्यूएशन लिया जाता है? नहीं, मतलब कोई भी समाकलित आकलन किया जाता है? नहीं। रिकॉर्ड अटेंडेंस, उसकी जो अटेंडेंस है, मतलब वो कितना उपस्थित है स्कूल में, उसका मूल्यांकन किया जाता है। डॉक्यूमेंट एंड द शोकेस स्टूडेंट वर्क एंड प्रोग्रेस, तो मैं कई बार बता चुकी हूँ, स्टूडेंट का क्रमिक अध्ययन होता है। पोर्टफोलियो होता ही क्या है? पोर्टफोलियो होता है एक स्टूडेंट का सीक्वेंस में क्रमिक रूप से अध्ययन, वो किस फील्ड में क्या कर रहा है, उसका एक सीक्वेंशियल क्रमिक रूप से उसके हर एक डाटा को अरेंज करके जो करा जाता है उसकी वर्क का, उसके प्रोग्रेस का, तो वही क्या होता है भाई, पोर्टफोलियो। तो आंसर रहेगा सी। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ इवेल्युएशन एम्फेसिस ओपन एंडिंग क्वेश्चंस ऑफ क्राइटेरिया। कौन सा टाइप का क्वेश्चन है जो खुले उत्तर वाले क्वेश्चंस, जो खुले उत्तर वाले क्वेश्चंस को दिखाते हैं, तो कौन सा। और एक नॉर्म और क्राइटेरियन टेस्ट वो भी होते हैं जो मैंने आपको बताया था, ये भी ध्यान रखना। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे सीटेट एस्टेट लिया जाता है, तो इनका एक फिक्स क्राइटेरिया है कि आपको 90 नंबर लेने हैं। ठीक है ना, इनका एक फिक्स क्राइटेरिया है कि आपको 90 नंबर लेने हैं, सारे 90 नंबर पर ही पास हो जाओगे। तो ये इस तरीके के टेस्ट क्राइटेरियन टेस्ट में होते हैं। और नॉर्म्स टेस्ट किस वाले होते हैं, जैसे कि आपका जो ऊपर वाले जो नौकरी लगने वाले टेस्ट होते हैं भाई, जिनके जितने ऊपर नंबर आएंगे वो उतने ही ज्यादा पास होंगे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, उनको नॉर्म टाइप के टेस्ट बोलते हैं। और क्राइटेरियन टेस्ट मतलब जैसे सीटेट एस्टेट है भाई, आपको 90 नंबर लेने हैं, ये क्राइटेरिया फिक्स है, बस इतना ही लेना है। और नॉर्म्स के अंदर भाई आपका जो मेरिट में जाएगा वो पास होएगा। एनेक्डोटल होता है आपके बिहेवियर की रिपोर्ट। भाई एक बच्चा है, उसकी मम्मी डैडी को पता है कि मेरा बच्चा पढ़ने में कैसा है, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे का बस व्यवहार रिपोर्ट मुझे पता चले, तो बच्चे की जो व्यवहार की रिपोर्ट होती है वो होती है एनेक्डोटल। ठीक है, और मूल्यांकन से बात याद आई, मैंने मूल्यांकन का एक पार्ट यूट्यूब पर भी करवा रखा है। आप सिंपल लिखना इवैल्यूएशन बाय निशा मैम, यू विल गेट ऑल डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट दिस टॉपिक। ठीक है, हाँ। नॉर्म्स होता है जिसमें एक तरह से रैंकिंग पता लगती है बच्चों की, ये टॉप है, ये टॉप है, ये टॉप है। ठीक है, और क्राइटेरिया मतलब एक क्राइटेरिया फिक्स है, सबके लिए इतना मार्क्स आना है, मतलब इतने में आप पास हो जाओगे। विच टाइप ऑफ इवैल्यूएशन एम्फेसिस ओपन एंडिंग क्वेश्चन, तो खुले उत्तर वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं बताना है। ओरल टेस्ट, ओरल टेस्ट का मतलब क्या है, मैंने आपसे कुछ पूछा, आपने उत्तर दे दिया, तो इसमें आपका कुछ ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं आया, ज्यादा ओपन एंडिंग तो नहीं आया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर क्या है, 4 ऑप्शन है, आपने आंसर टिक कर दिया, इसके अंदर भी कोई ओपन एंडिंग नहीं आया। हाँ, आई एम सफरिंग विद कोल्ड बट कोई बात नहीं, काम कभी नहीं रुकेगा मेरा। रात को फिर भी थोड़ा सालकस हो गया था दवाई लेके, कल मेरे को नशा सा चढ़ गया था, तो इसीलिए मैंने जान के फिर मैडम की क्लास लगा दी थी। क्लास तो मैंने लगाई थी 9 बजे चला दी थी, बट ये तुम्हारे दिमाग में कीड़ा है कि मैं आती हूँ तभी तुम आते हो, वरना नहीं आते हो तो तुम निकम्मे ही गति। ठीक है, परफॉर्मेंस बेस्ड इवैल्यूएशन, तो परफॉर्मेंस बेस्ड इवैल्यूएशन या क्राइटेरिया, तो सीधी सी बात है परफॉर्मेंस बेस्ड। आप परफॉर्म करोगे, तो आप किसी भी चीज को परफॉर्म कर रहे हो, तो परफॉर्म करोगे तो आप क्या करोगे, ज्यादा इसमें अलग टाइप के ऑप्शन है, तभी मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं। ऑलरेडी इवैल्यूएशन के 50 क्वेश्चन मैं तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सीरीज में देख लेना, उसमें इवैल्यूएशन के भी क्वेश्चन है, असेसमेंट के भी क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन मैंने नहीं लिए दोबारा। तो आप किसी भी चीज को परफॉर्म कर रहे हो, सोचो किसी भी कहानी को, किसी भी चीज को आप परफॉर्म कर रहे हो, तो वो परफॉर्म जब आप किसी भी चीज को करोगे तो उसके अंदर आपका माइंड ज्यादा दिखेगा, तो आपका ओपन एंडिंग ज्यादा दिखेगा। ठीक है, तो परफॉर्मेंस वाले रहेंगे। नेक्स्ट है, तो आपके क्या रहेंगे भाई, परफॉर्मेंस वाले। नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटिव इवैल्यूएशन टूल इज, ये कहता है गुणात्मक। ठीक है,
एक होता है क्वांटिटिव, एक होता है क्वालिटिव, ठीक है, एक होता है क्वांटिटिव, एक होता है क्वालिटिव। समझना क्या डिफरेंस होता है दोनों में। क्वांटिटिव तो क्या होता है, जिसके अंदर बच्चों को नंबर वंबर दे देते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले देते हैं, वन वर्ड वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, तो वो वाले तो होते हैं क्वांटिटिव, परिमाणात्मक परीक्षण। गुणात्मक परीक्षण कैसे होते हैं, जो आपके वैल्यूज को दिखाते हैं, आपके व्यवहार को दिखाते हैं, ओपन एंडिंग क्वेश्चन होते हैं, बड़े बड़े टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो वो जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्वालिटिव, उनको हम गुणात्मक बोलते हैं। सिंपल सी बात है, जिसके अंदर आपको कुछ पता चले बच्चे के बारे में ज्यादा से ज्यादा, तो उसको तो गुणात्मक बोलते हैं। और परिमाणात्मक होते हैं, क्वांटिटिव होते हैं, जिसके अंदर सिर्फ यस ट्रू फॉल्स ये वो सारे, तो ये क्वांटिटिव के अंदर होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो आंसर क्या है भाई इसका, ऐसे राइटिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये किस में जाएंगे, आपके क्वालिटिव के अंदर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। निम्न में से रचनात्मक आकलन का मतलब उदाहरण कौन सा नहीं है, या कौन सी स्टेटमेंट है जो रचनात्मक आकलन के बारे में नहीं बताती है, ठीक है, बताओ। कंडक्टिंग पीरियोडिकल, ये मतलब आपके पीरियोडिकल्स मतलब एक तरह से 15 दिन में कंडक्ट हो जाते हैं, बिल्कुल भाई, वीकली हो सकते हैं, 15 दिन में हो सकते हैं, मंथली हो सकते हैं, तो ये फॉर्मेटिव की बात है। ये तो ये पूछा है ना नोट, कौन सी नहीं है, ठीक है। फीडबैक ओरिएंटेड, इनके अंदर आप बच्चों का फीडबैक लेते हो, बिल्कुल लेते हो फॉर्मेटिव असेसमेंट में। ग्रेड बेस, ग्रेडिंग नहीं होती फॉर्मेटिव असेसमेंट में, ये सुधारने के नेचर से होते हैं, बिल्कुल भाई ये सुधारने के नेचर से होते हैं, ठीक है। ये ग्रेड बेस्ड होते हैं, तो ये ग्रेड बेस्ड नहीं होते हैं, आपको पता है। हाँ, तो ये ग्रेड बेस्ड नहीं होते हैं, आपको ध्यान रखना, आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट है, नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन मींस, नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन क्या होता है, तो ये कई बार आ चुका है, एक सेकेंड। नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन, एक मिनट, नॉन रेफरेंस जो इवैल्यूएशन होती है, एक मिनट, क्राइटेरिया जो होता है ना, क्राइटेरिया, एक मिनट, पिछले भी ये क्वेश्चन आया था ना, उसको मैं रीचेक करती हूँ। क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था, देखो इनको समझना। क्राइटेरियन टेस्ट का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर आपका क्राइटेरिया फिक्स हो, ठीक है, जिसके अंदर आपका क्राइटेरिया फिक्स हो। जैसे सीटेट टेस्टेड का पेपर है, आपने 90 नंबर लेने हैं और पास होना है, तो ये क्राइटेरियन टेक्स्ट हो गया, ठीक है, ये क्राइटेरियन हो गया, ठीक है, फिक्स हो गया जिसके अंदर। और नॉर्म्स रेफरेंस का मतलब क्या है, जैसे कि आपकी जॉब का एग्जाम है, तो जॉब के एग्जाम में आपका फिक्स नहीं होता कि 90 नंबर वाला पास हो जाएगा। जॉब के एग्जाम में जिसके सबसे ज्यादा नंबर होंगे वो सिलेक्शन लेगा, तो ये जॉब का एग्जाम होता है, ठीक है। तो सॉरी, वो जो कंपैरिजन क्राइटेरिया के अंदर नहीं होता, क्राइटेरियन टेस्ट में आपका फिक्स परफॉर्मेंस पे जोर दिया जाता है। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में क्या होता है, कंपैरिजन करते हैं एक बंदे का दूसरे से, इसके 20 नंबर है, इसके 30 है, तो 30 वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, 20 वाला रह जाएगा, तो ये होते हैं नॉर्म टेस्ट, जैसे कि आपका नौकरी वाले एग्जाम होते हैं, ठीक है। क्राइटेरियन टेस्ट होते हैं जिसका फिक्स क्राइटेरिया होता है, जैसे कि आपका सीटेट टेस्टेड और ये वाला, जिसके अंदर बच्चों का कोई आपस में कंपैरिजन नहीं होता, एक फिक्स उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर उनके नंबर जुड़ते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना इसको, तो याद आसानी से करना, क्राइटेरिया फिक्स है और नॉर्म्स का मतलब स्टैंडर्ड है भाई, जिसके ज्यादा नंबर वो ज्यादा वाला। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ असेसमेंट एनकरेज स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑफ देयर ओन लर्निंग प्रोसेस। कौन सा असेसमेंट है जो बच्चों की अपनी खुद की अधिगम को दिखाता है, ठीक है, बच्चों के अपने खुद के अधिगम को दिखाता है, तो वो कौन सा टेस्ट होता है जो आपकी खुद के असेसमेंट को दिखाता है कि भाई मैंने अपने आप को चेक किया है। तो किसके अंदर आप खुद को चेक करते हो भाई, पर्टिकुलर आप खुद के बारे में किस में चेक करते हो। पीयर असेसमेंट, साथी संगी का असेसमेंट, नाम से ही दिख रहा है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट का मतलब मैं खुद अपना असेसमेंट खुद करती हूँ। खुद अपना असेसमेंट करने का खुद आपके पास, जैसे अब परफेक्ट टाइम है, ठीक है, अब मान लो आपका जो एग्जाम है, अभी एग्जाम डेट का हमें नहीं पता है, तो नाउ द बेस्ट टाइम फॉर द सेल्फ असेसमेंट। क्यों? क्योंकि अब मुझे लगता है आप सब पढ़ चुके हो, मैं सब पढ़ा चुकी हूँ, सारी चीजें आपको अब क्लियर हैं। तो अब आप क्या करो, अब आप ये देखो कि कौन से सेक्शन में मुझे प्रॉब्लम आ रही है। मेरे को सीडीपी में दिक्कत आ रही है, मेरे को हिंदी में आ रही है, इंग्लिश में आ रही है, रीजनिंग में आ रही है, मैथ्स में आ रही है, सब्जेक्ट में आ रही है। तो नाउ द टाइम फॉर द सेल्फ असेसमेंट। आप खुद को असेस करो, खुद को असेस करो, फिर आप देखो कि भाई हाँ मैडम मुझे इस वाले सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस वाले सेक्शन पे थोड़ा और फोकस करो। रियली इज द बेस्ट टाइम टू इंप्रूव यूर सेल्फ। इसको आप हवा में ले जा रहे हो कि पेपर की डेट तो पता ही नहीं कब है कब नहीं है, और मजे कर रहे हो, कम पढ़ पुढ़ रहे हो, बट सीरियसली ये 10-12 दिन आपके पास बेस्ट टाइम है, अपने आप को इवेलुएट करो और बेस्ट करो, ठीक है ना। पीयर असेसमेंट होता है साथी संगी वाला, जो ये टीनेजर्स में जाके होता है, अपने साथी संगियों से ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। हाँ, केवीएस की वैकेंसीज बहुत जल्द आने वाली है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना, तो आंसर रहेगा बी।
नेक्स्ट है हाउ मेनी लेवल्स ऑफ टीचिंग जनरली रिकॉग्नाइज्ड। टीचिंग के जनरली कितने लेवल्स हैं, तो सबको पता है टीचिंग के कितने हैं जनरली, 3 लेवल्स हैं। कौन कौन सा लेवल है भाई, आपका मेमोरी लेवल है, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल है और आपका रिफ्लेक्टिव लेवल है। बहुत बार मैंने क्वेश्चन बताया है, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ किस किसने ये दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछे लेवल ऑफ टीचिंग दिए किसने हैं, तो आपको ध्यान रखना लेवल ऑफ टीचिंग दिए किसने हैं भाई, मॉरिसन ने। ठीक है, जो लेवल ऑफ टीचिंग है, ये 3 जो लेवल्स हैं ये किसने दिए हैं भाई, मॉरिसन के द्वारा दिए गए हैं। लेकिन फटाफट अलग अलग बताओ, जो मेमोरी लेवल है, स्मृति लेवल है, ये किसके द्वारा दिया गया है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, ये क्वेश्चन तो मैंने मेरे ख्याल से 36,000 बार करवा रखा होगा पढ़ाते पढ़ाते। रिफ्लेक्टिव लेवल जो चिंतन स्तर है, हाईएस्ट लेवल होता है। रिफ्लेक्टिव लेवल किसके द्वारा दिया गया है भाई, हंट के द्वारा। ठीक है, रिफ्लेक्टिव लेवल किसके द्वारा दिया गया है, आपका हंट के द्वारा दिया गया है, आपको ध्यान रखना है। जो मेमोरी लेवल है वो किसके द्वारा दिया गया है, हर्बर्ट के द्वारा दिया गया है। ठीक है, हर्बर्ट के द्वारा दिया गया है। और ये जो लेवल है अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये किसके द्वारा दिया गया है, मॉरिसन के द्वारा। वैसे तो तीनों लेवल अलग अलग लोगों के द्वारा दिए गए हैं, आपको पता है अलग अलग आंसर है। ठीक है, तो मेमोरी लेवल हर्बर्ट के द्वारा दिया गया है, अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन के द्वारा दिया गया है और रिफ्लेक्टिव लेवल हंट के द्वारा दिया गया है। वैसे तो तीनों लेवल अलग अलग लोगों ने दिए थे, लेकिन कई बार वो ये नहीं पूछता कि मेमोरी किसने दिया, ये किसने दिया, सिंपल पूछे कि लेवल्स किसने दिए। यदि आपको फिर एक का नाम लगा के आना पड़े तो मॉरिसन का लगाया ना, क्यों, जो कि पढ़ाई में सबसे ज्यादा कौन सा लेवल यूज होता है भाई, अंडरस्टैंडिंग लेवल सबसे ज्यादा यूज होता है। इसको तो हम लो लेवल का लेवल बोलते हैं। इसके अंदर टीचर तो ऐसा ही कोई तानाशाह टाइप है, पढ़ लो भाई तुम, है ना, तो ये वाला टाइप का है टीचर। और रिफ्लेक्टिव लेवल सबसे हाईएस्ट लेवल होता है। इसमें बहुत सोच समझ और हर चीज पर बहुत बढ़िया तरीके से जोर दिया जाता है, लेकिन फिर भी आपको पता है ज्यादा जोर देने वाली चीजें भी बालकों को हजम नहीं होती है ना, तो इसीलिए अंडरस्टैंडिंग लेवल को ही ज्यादा बेटर माना जाता है पढ़ाई में। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। टीचिंग का हाईएस्ट लेवल कौन सा है, तो हाईएस्ट लेवल, वैसे तो देखो हाईएस्ट पूछा है तो सिंपल सी बात है, हाईएस्ट लेवल रिफ्लेक्टिव माना जाता है, हाई लेवल ये माना जाता है और लो लेवल ये माना जाता है। ठीक है, और ये हाई है तो ये हाईएस्ट है। ठीक है, तो हाईएस्ट लेवल आपका चिंतन स्तर जो है माना जाता है। फॉर्म तब भरे जाएंगे बच्चे जब वैकेंसी आएंगी, वैकेंसी आएंगी तभी तो फॉर्म भरे जाएंगे, है ना, बिना वैकेंसी थोड़ा ना भरे जाएंगे। मार्च अप्रैल में आने की संभावना है, जैसे ही स्कूल के पेपर्स होंगे तो केवीएस की वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी, तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। हु प्रपोज द लेवल ऑफ टीचिंग, तो टीचिंग के लेवल किसने दिए, मैंने आपको बताया जब एक ही नाम कर दे, देखो यहाँ पर क्वेश्चन को गलत मत करना। हु प्रपोज द लेवल्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग के स्तर पूछे तो मॉरिसन, टीचिंग के जो स्तर पूछे तो आपको ध्यान रखना है मॉरिसन ने दिए। लेकिन टीचिंग के ऑब्जेक्टिव, यहां पर यदि ये लेवल्स की जगह शब्द लिख देता ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, लेवल्स की जगह शब्द लिख देता ऑब्जेक्टिव्स, तो किसने दिए भाई, तो आपके ब्लूम ने दिए। ठीक है, संगठनात्मक, क्रियात्मक, भावनात्मक, 3 उद्देश्य जो है कॉग्निटिव और आपका साइकोमोटर, अफर्मेटिव, तो उद्देश्य किसने दिए हैं, तो ध्यान रखेंगे उद्देश्य तो ब्लूम ने दिए हैं। लेवल वैसे मैंने बताया तीनों ने अलग अलग दिए हैं, बट फिर भी कई बार जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये सारे क्वेश्चन जो मैंने पिक किए हैं ये सीटेट, रीट, एस्टेट, नेट में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, PYQ करके ही मैं क्वेश्चन लेती हूँ। द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग एम्फेसिस ऑन, जो टीचिंग का स्मृति स्तर है वो किस बात पर प्रेशर करता है, एम्फेसिस होना भाई किस बात पर वो आपको प्रेशराइज करता है, मतलब उसमें मुख्य बात क्या होती है, सिंपल सी बात है। ठीक है, डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग देखो जब मेमोरी लेवल है तो रट रहा है वो तो बच्चा, अब रट रहा है बच्चा तो क्रिटिकल थिंकिंग तो नहीं डेवलप होएगी उसकी रटने के दौरान, है ना। रोट लर्निंग, लॉजिकल रीजनिंग भी नहीं लगाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी नहीं करेगा, वो तो रट्टाफिकेशन करेगा, रोट लर्निंग करेगा और उसको याद करेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है एट विच लेवल ऑफ टीचिंग डज द लर्नर अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स, फैक्ट्स के बीच का रिलेशनशिप, कि ये चीज ऐसे है, ये बात इस बात पर आधारित है, ये इसका मुख्य तथ्य है, तो ये जो चीज है ये किस लेवल में होती है। अब ध्यान से देखिएगा, वैसे सरफेस लेवल पर हमें देखने में लग रहा है कि फैक्ट तो मेमोरी लेवल में होते हैं कि बच्चा उसको रट लेता है, लेकिन यहां पर एक शब्द आया है जिससे आपका क्वेश्चन का लहजा बदल जाएगा। वो कहता कि खाली फैक्ट, ठीक है, खाली जो फैक्ट होता है, खाली जो फैक्ट है वो तो
भाई फैक्ट को याद कर रहा है मेमोरी लेवल में, लेकिन यहां पर ध्यान से देखो वो रिलेशनशिप निकाल रहा तथ्यों के बीच में कि ये तथ्य ऐसे है, ये तथ्य ऐसे है, तो रिलेशनशिप निकाल रहा है, तो किस लेवल के अंदर है भाई, फिर वो समझ रहा है कि इस बात में ये दम है, इस बात में ये है। यस शाबाश, तुम तो सारे बड़े होशियार हो गए, है ना। कुछ दिन और चलाएंगे सीडीपी की चैप्टर वाइज, बट मुझे लग रहा है चैप्टर वाइज सीरीज सबसे बेस्ट है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन लगभग हो रहे हैं अच्छे से, सारे चैप्टर्स एक तरह से रिवाइज हो रहे हैं। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल कल का चैप्टर लास्ट में बताऊंगी सोच के, तुम ही कमेंट कर दो कल का चैप्टर क्या होना चाहिए, तुम ही कमेंट कर दो कल का चैप्टर क्या होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द, पहले मैं चैप्टर वाइज ही करवाऊंगी सारी, एक बार चैप्टर वाइज अपने हिसाब से, अभी 9वीं क्लास है ना, कम से कम 15 क्लास कर लेते हैं फिर देखेंगे आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ चिंतन, ये कहता है भाई रिफ्लेक्टिव लेवल जो चिंतन स्तर होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है, चिंतन स्तर की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है। एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग, ये कहता है कि क्रिटिकल थिंकिंग को आगे बढ़ाना, आपके समालोचनात्मक चिंतन को आगे बढ़ाना। बिल्कुल भाई, जो आपका चिंतन स्तर है तो वो समालोचनात्मक चिंतन को तो आगे बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, मतलब ये तो ठीक है, ये नोट पूछ रहा है, ठीक है। फोकस ऑन द रोट मेमोराइजेशन, आसान सा क्वेश्चन है, वो रोट मेमोराइजेशन पे तो फोकस नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी डेवलप करेगा बच्चे का, इंडिपेंडेंट उसका खुद का स्तर भी करेगा, बिल्कुल है सारे, रोट लर्निंग नहीं करेगा, बी रहेगा उत्तर। नेक्स्ट है टीचिंग मशीन्स एंड प्रोग्राम स्ट्रक्चर्स आर एसोसिएटेड विद द विच लेवल ऑफ टीचिंग, ये कह रहा है टीचिंग मशीन्स, देखो ध्यान से देखिएगा, ये कह रहा है टीचिंग की मशीनें, भाई मशीनों की तरह एक तरह से अध्यापन है, और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, अभिकर्मित अनुदेशन क्या होता है, मैंने आपको कई बार अधिकर्मित अनुदेशन होता है आपका जो कंप्यूटर आधारित लर्निंग होता है, जिसके अंदर कोई टीचर आपको गाइड नहीं करता है, आप खुद के आधार पर ही चीजों को याद कर लेते हो स्टेप टू स्टेप समूह में किसी भी तरीके से, तो ये मेमोरी लेवल पर बेस्ड होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जब आपको ये आ गया ना प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, मशीनी टीचिंग, तो इसका मतलब क्या है, आपको कंप्यूटर पर कोई मैंने क्वेश्चंस दे दिए, वो आपने खुद ने याद कर लिए, ना मैं वहां पर समझाने के लिए ना ही कुछ हो रहा है, ठीक है। तो वहां पर जैसे कि अब एक बहुत सारे बच्चों को ना एक भयंकर वाला कीड़ा है, बच्चा कहता है कि मुझे है ना टच करके मॉक टेस्ट करने हैं, ओ भाई तू क्या करेगा इसको टच करके मॉक टेस्ट करने, जब मैं एक एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन को समझा रही हूं, इतना तुम्हें समझाने वाला कोई, वो जो होते ना ले मॉक टेस्ट, क्या क्या होता क्या है मॉक टेस्ट, मुझे तो ये समझ नहीं आता। मॉक टेस्ट हाँ करने जरूरी होते हैं, लेकिन मैं तो तुम्हें वीडियो फॉर्मेट में करवाती हूँ, सारे सब्जेक्ट के सारे ऑप्शंस करवाती हूँ, इनसे बेटर मॉक टेस्ट होगा। मैं कुछ भी ना कराऊं, ये पेपर पेज तुम्हें दे दूं टेलीग्राम पे, कर लो भाई तुम खुद, तो वो तो आपकी कैसी लर्निंग हो जाएगी भाई, मेमोरी लर्निंग हो जाएगी, ठीक है। तो उससे तुम्हारा ज्ञान वृद्धि थोड़ी ना होगा, तुम पेपर में क्वेश्चन गलत के गलत ही करके आओगे, पेपर में क्वेश्चन तुम तभी ठीक करके आओगे जब तुम्हें चारों ऑप्शंस के बारे में पता होगा, और मैंने पूरा कॉमन पेपर तुम्हें ऐसा ही करवाया 90 के 90 नंबर का, है ना। चलो, विच लेवल ऑफ टीचिंग इज क्लोजली रिलेटेड, करवाने को तो मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल के भी क्वेश्चन करवा दूं, बट मैं करवाती नहीं, मैं सोचू रहने दो यार, बालक कहेंगे सारे झंडे खुद ने उठा लिए इसलिए मैं नहीं करवाती ना, तो ऐसा मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है किसी जमाने का, तुम्हें पता है ना। हाँ चलो, Which level of teaching is closely related to Bloom's highest cognitive domain of evaluation, लेकिन मुझे लगता है सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स बेस्ट रहते हैं, ठीक है। हिस्ट्री की मैम सीमा मैम बहुत अच्छा करवाते हैं, दीपा मैम भी बहुत अच्छा करवाते हैं, पॉलिटिकल वाले सर में थोड़े थोड़े हैं माइनस पॉइंट, उनको दूर किया जा रहा है फटाफट से। नेक्स्ट है विच लेवल ऑफ टीचिंग इज क्लोजली रिलेटेड टू ब्लूम्स हाईएस्ट कॉग्निटिव डोमेन, ब्लूम का जो हाईएस्ट को, भाई ब्लूम की जो टेक्सोनोमी होती है, मतलब सिंपल सा एक क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि ब्लूम की जो टेक्सोनोमी है, जैसे आपका ब्लूम का जो संगठनात्मक विकास है, ब्लूम टेक्सोनोमी है, तो ये कहता है कि भाई कौन सा टीचिंग होता है जो ब्लूम टेक्सोनोमी के ज्ञान का हाईएस्ट लेवल हो सकता है। तो सीधी सी बात है, ब्लूम टेक्सोनोमी में संघनात्मक ज्ञान क्या कहता है, संघनात्मक ज्ञान वही तो है भाई, संज्ञान, आपका ज्ञान, आपका चिंतन, तो ये कह रहा है कौन सा लेवल है जो ब्लूम टेक्सोनोमी के हाईएस्ट लेवल से मिलता है, तो कौन सा है भाई आपका चिंतन स्तर। नेक्स्ट है मॉरिसन कैटेगराइज द लेवल ऑफ टीचिंग बेस्ड ऑन,
मोरिसन ने कौन सा लेवल दिया है भाई, आपको पता है मोरिसन ने कौन सा लेवल दिया है आपका, अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो ये किस पर डिपेंड है, समझ किस पर डिपेंड है, समझ आपको मैंने कई बता रहा है, समझ क्या है, समझ संज्ञान का दूसरा नाम है। तो ये किस पर डिपेंड है, आपके कॉग्निटिव मेथड पर। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें बच्चे गलती कर देते हैं कि जो लेवल ऑफ टीचिंग है वो एजुकेशनल स्टेज पर है, एजुकेशन के स्टेज के संज्ञान पर है, ज्ञान से संबंधित है। ठीक है, तो संज्ञान पर है, ज्ञान से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। हाँ, मानविक जो इश्यूज हैं आप एकेडमी पर मैसेज कर दे, एक बार मैम तक पहुंचा देंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना है, आंसर डी रहेगा, ए मत कराना, डी। नेक्स्ट है द टीचर यूजेस एग्जाम्पल एंड इलिस्ट्रेशंस एक्सटेंसिवली विद लेवल ऑफ टीचिंग। ये कह रहा है शिक्षण का कौन सा स्तर होता है जिसमें जो टीचर है वो बहुत सारे एग्जाम्पल बच्चों को देता है और उनको डीपली एग्जाम्पल्स के साथ चीजों को समझाता है, तो वो कौन सा लेवल होता है। तो बताने की जरूरत नहीं है भाई, तो वो कौन सा लेवल होता है जो हम डेली रूटीन में यूज करते हैं, तो वो होता है आपका समझ स्तर, वो आपका समझ का लेवल होता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विच टीचिंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ये कहता है चिंतन स्तर के लिए, चिंतन स्तर को पढ़ाने के लिए कौन सा मेथड आप यूज करोगे। ठीक है, ड्रिल और प्रैक्टिस, तो ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ड्रिलिंग और प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती चिंतन स्तर के लिए कि ड्रिल करो प्रैक्टिस करो। चिंतन स्तर में क्या होता है, बच्चा किसी प्रॉब्लम को सोल्व करेगा, बच्चा अपना दिमाग लगाएगा, बच्चा कोई प्रोजेक्ट बनाएगा, तभी तो वो अपना दिमाग लगाएगा। तो प्रोजेक्ट बेस्ड, ना तो लेक्चर ना ही रट्टाफिकेशन, प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट बना रहा है तो प्रोजेक्ट बनाएगा तो अपना दिमाग लगाएगा, अपना माइंड लगाएगा, अपना थिंक करेगा। ठीक है, तो आंसर यहां पर क्या रहेगा भाई, ये आपको ध्यान रखना, आंसर रहेगा यहां पर सी। हाँ, क्लियर। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस। होप सो ये सीरीज आपको हेल्प कर रही होगी। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, बाकी इट्स अप टू यू, आई डोंट नो व्हाट यू फील। ठीक है, और आज मेरी आवाज में कुछ दम नहीं आ रहा था, अंदर से बहुत कोशिश कर रही थी मैं, उसके लिए सॉरी, बट मैंने क्वेश्चन समझाने की पूरी कोशिश तुम्हें करी है। ठीक है, ये मेरे को पता, मेरा जो स्ट्रक्चर है, आई नो डैट, ये जो कोल्ड सा टाइप का कुछ हो जाता है, तो ये मेरे 2-3 दिन तक रहता है, चाहे मैं दवाई लूँ ना लूँ, दवाई लेती हूँ तो दुगना ज़्यादा हो जाता है, और 3 दिन से 5 दिन हो जाता है। ठीक है, कल क्या टॉपिक, एरिक्सन और फ्राइड करवा चुकी हूँ। कौन सी दुनिया में रहते हो, कर पर्सनैलिटी के साथ फ्राइड के क्वेश्चन करवा दिए मैंने। कल एरिक्सन और ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर के क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, कल जो हम क्वेश्चन लेने वाले हैं ये हम लेंगे एरिक्सन एंड ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर। मैं पहले आपको टॉपिक बता जाती हूँ, उससे फायदा होता है, आप उस चीज को रिवाइज कर लेते हो और पूरा आपका रिवीजन हो जाता है। ठीक है, तो आज की आवाज की खरखराहट के लिए माफी चाहते हैं। 2-3 दिन तो मैं ऐसी बेकार वाली आवाज झेलनी है, उसके बाद फिर हम अपने होशो हवाश वाली आवाज में आ जाएंगे 2-3 दिन के बाद, और फिर एज यूजुअल अपनी क्लास बढ़िया वाली सुस्वर के साथ रहेगी। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। हाँ, ज्योग्राफी की एक मैराथन है मेरे पास, मैम ने कोई पहले रिकॉर्ड करी थी 1-2 साल पहले, 5 घंटे की क्लास है, बहुत जबरदस्त क्लास है। बताओ, उसका प्रीमियर चलाना है, लेकिन देख लेना खूब सारे, कहो तो अभी बजा है 2 बजे उसका प्रीमियर चला दूं। 5 घंटे क्लास है भाई, ज्योग्राफी के सारे टॉपिक्स उसमें क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे, छोटे मोटे, मतलब मैडम ने खूब जबरदस्त वाले तरीके से बता करवा रखी है। कहो तो बताओ, वो प्रीमियर चला देती हूँ तुम्हारे लिए, बताओ 1 बजा 1:30 बजे वो प्रीमियर चला देती हूँ। 4-5 घंटे क्लास है और उसमें इन शॉर्ट पूरी ज्योग्राफी आपकी जबरदस्त रिवाइज हो जाएगी, चाहे आप सीईटी दे रहे हो, डीएसएस भी दे रहे हो, एसटेट दे रहे हो, रीड दे रहे हो, सब में काम आएगी। है वो पुरानी क्लास, बट उससे क्या फर्क पड़ता है, कंटेंट बहुत बढ़िया उसमें, चला देती हूँ वो क्लास। ठीक है ना। हाँ, हिंदी की भी चलाऊंगी मैं, आजकल प्रीमियर पे भी बहुत सारा काम करना ना, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के चलाने होते हैं मुझे। एक दिन तो मैं ना एक स्पेशल क्लास बनाऊंगी जिसके अंदर मैं सारे टेस्ट बनाऊंगी। स्पीड टेस्ट वो होता है जिसमें आप क्वेश्चंस को करते हुए स्पीड पे ज्यादा ध्यान देते हो कि कुछ पर्टिकुलर टाइम में रहकर आपको चीजों को करना होता है, तो वो स्पीड टेस्ट होता है। जैसे कि आपको 2.5 घंटे में सीटेट का पेपर खत्म करना होता है, एसटेट का पेपर खत्म होता है, जिसमें टाइम निर्धारित होता है। ठीक है ना। हाँ, तो वो चीज, हिस्ट्री तो सीमा मैम बहुत बेस्ट करवाते हैं, नो कॉम्प्रोमाइज। हिस्ट्री से मुझे भी प्यार है, लेकिन आपको पता है मैम पीजीटी हिस्ट्री है, तो मैम थोड़ा सा ज्यादा डीप चीजों को ले सकती है मेरी कंपैरिजन में, है ना। मैं फिर भी हिस्ट्री वो पढ़ाती हूँ जो जीके वगैरह में आती है, तो मुझे लगता है हिस्ट्री में तो सीमा मैम बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि मैम पूरा डिटेल में, कल मैंने देखी थी मैम की क्लास, हर एक क्वेश्चन को पूरा डिटेलिंग में करवाया है।
जिसने नहीं देखी देख लेना, 21, 22, 23 के सारे क्वेश्चन मैम ने करवा दिए। ठीक है, चलो बाय बाय, चलाती हूँ तुम्हें मैराथन। पीआरटी वालों के लिए अब ईवीएस लगाएंगे, बाकी सब्जेक्ट तो हो ही रहे हैं डेली। अरे बस लेट हो गई शुरू हुई क्लास, हो जाता है कभी कभी। आप जल्दी आ गए आज। हेलो एवरीवन, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर अकेडमी, दैट इज अचीवर्स अकेडमी। दिस साइड निशा शर्मा। फटाफट आ जाइए भाई अपनी मंडे टू फ्राइडे सीडीपी स्पेशल प्रैक्टिस सीरीज के साथ। स्टार्ट करते हैं क्लास। चलो हम कर रहे हैं अपना सीडीपी का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट, जो कि अपकमिंग सभी एग्जाम में इक्वल इंपॉर्टेंस रखती है, चाहे वो सीटेट एग्जाम है, चाहे रीट एग्जाम है, DEET+B है, KVS है, EMRS है, एस्टेट है, सबके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, तो आज हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, जो एस्टेट का तो लगभग फेवरेट रहा है आज तक, हर बार क्वेश्चन आए हैं, सीटेट में भी आने लगे, अब तो रीट में तो आते ही आते हैं, आरपीएससी में तो जरूर आते हैं। तो आज के हम क्वेश्चंस करने वाले हैं डिफेंस मैकेनिज्म से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। असमायोजन की कुछ युक्तियां और असमायोजन के टाइप के क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, डेली की पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर शेयर कर देती हूं, अचीवर्स अकेडमी के टेलीग्राम पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is an example of Daniel? निम्न में से इनकार करने का उदाहरण कौन सा है, मतलब किससे आप चीजों को इनकार करते हो, तो इनकार करने का उदाहरण कौन सा है वो आपको बताना है। ठीक है, रिफ्यूजिंग टू बिलीव ए पेनफुल रियलिटी, दर्दनाक वास्तविकता को मना करने से इनकार, मतलब कोई रियलिटी है, कुछ बेकार हुआ है और आप उसको मना कर देते हो, ऐसा तो हुआ ही नहीं, ऐसा तो हुआ ही नहीं, तो मना कर देते हो। रिवर्टिंग चाइल्डिश बिहेवियर, बच्चों की तरह व्यवहार में वापस चले जाना। अस्वीकार्य व्यवहार को सही ठहराना, जस्टिफाई करना जो गलत है उसको, तो ये तो सब्लिमेशन हो जाता है। ब्लेमिंग अदर्स टू द पर्सनल फेलियर, अपनी फेलियर के लिए दूसरों को ब्लेम करना, दिस इज काइंड ऑफ प्रोजेक्शन हो जाता है ये। तो आपको पता, मना करना सीधा रहता है, जब भी आप किसी चीज को मना कर देते हो, कोई भी काम करने से मना कर देते हो, ये एक डायरेक्ट युक्ति है भाई, मतलब असामाजिकरण से बचने के लिए डायरेक्ट युक्ति है। जब आप किसी भी काम को करने से मना कर देते हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्यूजिंग टू बिलीव इन अ पेनफुल डेनियल बोलते हैं। आंसर रहेगा 1। नेक्स्ट है, सब्लिमेशन एज ए डिफेंस मैकेनिज्म इन्वॉल्व। सब्लिमेशन, जिसको आप हिंदी में उदातीकरण बोलते हैं, ठीक है, शुद्ध हिंदी में आपको लिखा मिलेगा उदातीकरण, इसका जो शुद्ध हिंदी है ना वो तुम्हें लिखा मिलेगा उदातीकरण। सब्लिमेशन एक किस प्रकार का व्यवहार करता है, रीडायरेक्टिंग अनएक्सेप्टेबल इंपल्सेस इनटू द सोशली एक्सेप्टेबल एक्टिविटीज, अस्वीकार्य इच्छाओं को सामाजिक रूप से स्वीकार्य गतिविधियों में बदलना, मतलब अस्वीकार्य जो इच्छाएं होती हैं उनको सामाजिक रूप से स्वीकार्यों के लिए बदल देना। अप्रिय यादों को दबाना, इसको तो सप्रेशन बोल देते हैं, जब आप किसी चीज को सप्रेस कर देते हो, रिप्रेस सप्रेस होता है ये। डिनाइंग द एग्जिटिंग प्रॉब्लम, किसी समस्या को इनकार कर देना, दूसरों कार्यों पर ब्लेम करना। तो सब्लिमेशन क्या होता है भाई, अस्वीकार्य इच्छा को सामाजिक रूप से स्वीकार्य गतिविधि में बदलना, मतलब एक ऐसा काम है जो आपको करना पसंद है लेकिन आप उसमें बार बार फेल हो रहे हो, तो आप ऐसा काम करने लग जाते हो कि जैसे कि मान लो एक प्यार में पागल है, ठीक है, एक बंदा, जैसे आपने तुलसीदास का नाम सुना हो, है ना, तुलसीदास भी प्यार में पागल थे। उसकी घरवाली ने कहा कि तू मेरे प्यार में इतना पागल है, इतना तो तू भगवान श्री राम के प्यार में पागल हो ना, तुझे कुछ मिलेगा। और रियलिटी यही हुई, भगवान श्री राम के प्यार में पागल हुए तो तुलसीदास जी छा गए। तो एक पागल प्रेमी जब कवि बन जाता है तो ये इस तरीके का चीज क्या होता है भाई, इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन, उदातीकरण। आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है रेशनलाइजेशन, जिसको शुद्ध हिंदी में मिलेगा युक्तिकरण। ठीक है, रेशनलाइजेशन का क्या मतलब होता है, व्यवहार को सही ठहराने के बहाने ढूंढना, मतलब अपने व्यवहार को, गलत व्यवहार को सही ठहराना, विकास के पहले चरणों में लौट जाना, आवेगों को किसी व्यक्ति और किसी वस्तु में स्थानांतरित कर देना, या भावनाओं को पूरी तरह से दबा देना। तो रेशनलाइजेशन, युक्तिकरण का मतलब यही होता है, जिसको हरियाणवी बोलते हैं ना औचित्य स्थापना, युक्तिकरण, रेशनलाइजेशन। अंगूर ना मिले तो खट्टे हैं, ठीक है, हाँ,
बिल्कुल, सब्लिमेशन को शुद्ध हिंदी में आशा ने सही लिखा है, शोधन मार्ग अंतिकरण भी कहते हैं, शोधन मार्ग अंतिकरण भी कहते हैं, उदातीकरण भी कहते हैं, बट इंग्लिश में याद रखना ज्यादा बेटर रहेंगे ये वर्ड्स, ठीक है। तो ये क्या होता है भाई, क्रिएटिंग एक्सक्यूज टू जस्टिफाई द बिहेवियर, अपने व्यवहार को जस्टिफाई करने के लिए एक्सक्यूज करना, वो हरियाणवी बोलते हैं नाश ना जाने आंगन टेढ़ा, दिस इज कॉल्ड द रेशनलाइजेशन। तो आंसर क्या रहेगा भाई, 1 रहेगा। डिफेंस मैकेनिज्म के लिए मैंने डिटेल वीडियो भी बना रखी है यूट्यूब पर, जस्ट राइट डिफेंस मैकेनिज्म बाय निशा मैम, यू विल गेट द डिटेल वीडियो। आज से आई थिंक 2-2.5 साल पहले बनाई थी, बट बहुत इंटरेस्टिंग है। एडजस्टमेंट इन साइकोलॉजी रेफर, मनोविज्ञान में एडजस्टमेंट क्या अर्थ होता है, पर्यावरण के साथ प्रभावी ढंग से सामंजस्य बिठाना, जैसा वातावरण है उसके साथ सामंजस्य बिठाना, ठीक है, समस्याओं को पूरी तरह से बच जाना, या प्राकृतिक भावनाओं को दबा देना, या इनकार के माध्यम से विसफलताओं को दूर करना, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, मनोविज्ञान में एडजस्टमेंट का मतलब ये नहीं होता कि विसफलताओं को दूर करना या भावनाओं को दबा लेना। एडजस्टमेंट का मतलब ही क्या होता है कि जैसा पर्यावरण है, जैसा एनवायरमेंट है, आप उसके साथ कोपिंग कर ले, वही चीज एडजस्टमेंट होती है ना। मतलब जैसा आपका माहौल है, कई लोग कहते हैं ना ऐसा है ऐसा है, अरे सबके साथ एक जैसा होता है, ठीक है ना। तो सबके साथ एक जैसा होता है, आप उसको अपने अकॉर्डिंग जब बिहेवियर करके पर्यावरण के अकॉर्डिंग उसको मैनेज कर लेते हो, तो ही वो क्या होता है भाई, तो ही वो सही इंसान होता है, तो ही वो एडजस्ट पर्सन होता है। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, 1 रहेगा। नेक्स्ट है, विच डिफेंस मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स ब्लेमिंग अदर ऑफ वन मिस्टेक, ठीक है। कौन सी रक्षात्मक तंत्र अपनी गलतियों को दूसरों को दोषी ठहराने से संबंधित है। भाई गलती मेरी है लेकिन दोषी दूसरा बंदा है, मतलब भाई मेरा दोष नहीं है, पेपर में कोई प्रॉब्लम है, मेरा दोष नहीं है, मैडम का दोष है, समझ रहे हो। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन बोलते हैं। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन बोलते हैं। मतलब अपनी बात दूसरों पर थोपना, अपनी कमी दूसरों पर थोपना, ऐसा मत करें। अपनी कमी को पहचानना सीखिए। अपनी कमी को जिस दिन आप पहचानना सीख जाओगे उस दिन आप जिंदगी में कामयाब इंसान बन जाओगे। कल दिए जाएंगे तुम्हें भाषण, नए साल पर है, जरूरी है मोटिवेशन देने के लिए तुम्हें, है ना। बीइंग एन टीचर मुझे जरूरी लगता है तुम्हें एक बहुत अच्छा सा कल मोटिवेशन दिया जाए। ये बात अलग है कि करते करते तुम कुछ हो नहीं हो तो मानी कम में, बट फिर भी मेरा फर्ज है, मैं पूरा करूंगी। कल करेंगे, ऐसी बातें हैं मोटिवेशन वाली। तो भाई अपनी गलतियों को दूसरों पर दोषी ठहराना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन बोलते हैं। अपना बात दूसरों पर थोप देना, प्रक्षेपण इन हिंदी, ठीक है, ध्यान रखना। नाचना मतलब अपनी कमी दूसरों पर थोप देना। नेक्स्ट है, व्हाट इज रिग्रेशन एज डिफेंस मैकेनिज्म। रिग्रेशन को बोलते हैं हिंदी में, अरे क्या बोलते हैं वो, पीछे की तरफ लौटना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, 1 मिनट इसका हिंदी बताती हूँ तुम्हें। रिग्रेशन का हिंदी होता है प्रतिगमन। हाँ मुझे ध्यान था प्रतिगमन, बट कई बार माइंड से स्किप हो जाता है। प्रतिगमन। तो रिग्रेशन एक किस प्रकार की रक्षात्मक युक्ति है, रिटर्निंग टू अर्लियर मोर इनमैच्योर बिहेवियर, मतलब पुराने इनमैच्योर बिहेवियर में लौटना। डिनाइंग द एग्जिटिंग प्रॉब्लम, जो आपके साथ प्रॉब्लम एग्जिट कर रही है, स्थायी प्रॉब्लम है, उसको आप दूर कर देते हो। वेरी गुड पूजा। कन्वर्टिंग अनअसेप्टेबल इंपल्सेस, अस्वीकार संवेगों को अस्वीकार करना, या दूसरों पर दोष मढ़ना। तो आपको पता है रिग्रेशन होता है पीछे की अवस्था में लौटना। इसका मतलब क्या है भाई, पहले से अधिक, मतलब आप अर्लियर इमेच्योर, आपने पहले कैसा कैसा व्यवहार करा था किसी चीज के लिए, कैसे भी है, जैसे कि आप खुशी ढूंढने के लिए बचपन की यादें ताजा करने लग जाते हो, बचपन की बातें बोलने लग जाते हो। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं भाई, तो ये सारी चीजें आपकी रिग्रेशन के अंदर आती हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, आंसर यहां पर रहने वाला है 1, ठीक है, आंसर यहां पर रहेगा 1। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। निम्न में से कौन सा डिस्प्लेसमेंट को दर्शाता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है मतलब अपना जोर किसी दूसरे पर निकाल देना। ये मेरे घर में अक्सर होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई, रीडायरेक्टिंग एंगर फ्रॉम ओरिजिनल सोर्स टू द सेफर टारगेट। ओरिजिनल सोर्स से अपना गुस्सा सेफर टारगेट्स की तरफ चले जाना, ये अक्सर मेरे घर में होता है। आज सुबह सुबह एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ, तभी मेरा मूड भी थोड़ा सा खराब था, तभी मैं थोड़ी सी लेट भी हो गई है 5-10 मिनट, क्योंकि मेरा ना ऐसे दिल नहीं कर रहा था आज क्लास का। फिर मैंने कहा नहीं क्लास तो लूंगी। सुबह सुबह अंश ने इतना ज्यादा यार, मतलब हमारे इंडियन घरों में मैंने एक चीज खास देखी है, हमारे जो भारतीय घर होते हैं ना, उनमें कलेश सिर्फ बच्चों के ऊपर होता है। बच्चे महाकलेश करवाने की जड़ होते हैं ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट का उदाहरण सुबह सुबह हुआ। कैसे हुआ,
अंश ऐसे मतलब ज्यादा अपने आप को बड़ा समझता है, सब बोलने लग जाता है कुछ कुछ। इसके पापा को आ जाता है गुस्सा कि तुझे तमीज नहीं है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, देख इसको तूने। और फिर आपको पता है एक हरियाणवी में डायलॉग, बच्चा कुछ भी गलत करेगा तो बिगाड़ा किसने, माँ ने। खैर मेरे ऊपर तो कोई गुस्सा नहीं उतरा, मैं तो अंश का बता रही हूँ, ठीक है। तो बिगाड़ा किसने भाई, माँ ने। चल कोई बात नहीं, माँ को तो फिर 1 मिनट में मैं तो सोचती हूँ हाँ मैंने बिगाड़ा है। लेकिन हुआ क्या, इसके पापा ने गुस्सा करा अंश के ऊपर, ठीक है, स्कूल जाने से पहले, कि तुझे तमीज नहीं है, तू अपनी माँ को ऐसे कैसे बोलता है। बात इतनी सी थी कि कटोरी में चम्मच नहीं रखी, मम्मी चम्मच ला दो, मम्मी चम्मच नहीं रखी। मैंने कहा तू ढंग से नहीं बोल सकता क्या, ये बोल मम्मी चम्मच ला दो, नहीं चम्मच ला दो। मैंने कहा नहीं, तू ये बोल मम्मी प्लीज चम्मच ला दो। मैंने कहा मैं तभी चम्मच लेके आऊंगी। तो अंश कहता चम्मच नहीं रखते, चम्मच नहीं रखते। मैंने कहा पहले बोल मम्मी प्लीज सब्जी में चम्मच लाओ। तो इस बात पे मैंने उसको झाड़ दिया। फिर इसके पापा ने अंश को झाड़ दिया कि तू हमेशा। फिर अंश ने डिस्प्लेसमेंट क्या करा, जब इसके पापा नीचे उतर गए कि आ जाओ भाई स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, तो उसने धड़ाधड़ जिन्ने में काव्या को 2-4 चिपका दिए अंश ने। तो अंश ने क्या करा, अपना डिस्प्लेसमेंट, मतलब भाई पापा पे तो उसका गुस्सा चल नहीं सकता था, तो गुस्से का मूल स्रोत सुरक्षित लक्ष्य की तरफ उतार दिया। तो उसने क्या करा, पापा पे तो उसका गुस्सा उतरा नहीं, उसने लेके काव्या को मार दिया कि तू चीखती है, तू चीखती है, तू मेरे को पिटवा देती है वैसे भी। और फिर काव्या रोने लगी, अंश कुत्ते तूने मुझे क्यों मारा। और फिर उसके पापा उतर के गाड़ी में से वापस आए और दोनों को लगाया और स्कूल ले गए। और मेरा है ना तब से दिमाग है ना इतना खराब हो जाता है, मतलब यार हम है ना इंडियन मदर है ना, सही में वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि हम गलत हैं, मुझे ऐसा लगता है हम बच्चों का पक्ष लेते हैं, जो है ना गलत होता है। मतलब भाई बच्चे को मार पड़े तो उसको पड़ जानी चाहिए। और फिर ये कहता तू क्यों सीरियस हो जाती है, भाई मैं इसको मार रहा हूँ, ये डिजर्व करता है मार खाना। और मुझे इतना फील होता है, मतलब मेरे को अब है ना, आज मेरा दिल है ना, मतलब ऐसे पर्सनली बता रही हूँ, उदास आई है। और मैंने काव्या कहा काव्या तू चीख मत, जिन्ने में चुपचाप चली जा स्कूल में, अब पापा को पता चलेगा अंश ने तेरे को मारा और वो फिर अंश को फिर मारेंगे और फिर कलेश होएगा, तू जा। लेकिन ये घरों की भाई आम बात है बच्चों के ऊपर। फिर उन दोनों को लगे बेचारों को, काव्या का तो कभी भी नहीं लगते जिंदगी में, उसको तो डांट ही लग के रह जाती, अंश को लगता है। फिर मेरा हो जाता दिमाग खराब, मुझे ऐसा लगता है यार हाय मेरे बच्चे आज मतलब ऐसे। पर इसके पापा कहते तू ऐसे ही टेंशन ले रही है, तू अंश ऐसे दुखी हो रही है। और वो दोनों मजे से उतर के स्कूल गए हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी बात का। और मुझे ऐसे अंदर से हाय बेचारा सुबह सुबह पिट के स्कूल गया, मतलब मेरा ना ऐसे मोह माँ वाला दिल होता है ना। तो मुझे आज है ना ऐसे बुरा बुरा सा लग रहा है मुझे, जब तक वो स्कूल से ना आ जाएंगे ना और मेरे को यूं दिख जाएगा वो दोनों बड़े खुश हैं, तब मेरे मतलब मुझे आगे शांति बढ़ेगी। तो ये डिस्प्लेसमेंट का उदाहरण है। ये मुझे आगे कहते हैं तू दुखी हो रही है खामखा, और उन दोनों पे कोई फर्क नहीं है, वो गाड़ी में भी यूं लड़ते झगड़ते जा रहे थे। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट का उदाहरण समझ गए ना, कि अंश ने उसके पापा गुस्सा किस पे उतारा भाई, काव्या पे उतारा। तो गुस्से का मूल स्रोत सुबह सुबह एग्जाम्पल हुआ तो फिर क्रिएट हो ही जाता है। तो गुस्से का मूल स्रोत एक सुरक्षित लक्ष्य की ओर स्थानांतरित होना, तो इसको आप क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ये भारतीय घर घर की कहानी है। वैसे हमारे बच्चे हैं ना बिगड़ तो रहे हैं थोड़े थोड़े, बट हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बट मुझे लगता है कि कंट्रोल होना चाहिए। हमारे पेरेंट्स का इतना कंट्रोल था, हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हमारे माँ बाप ऐसे आंखों से देखते थे और हम वहीं के वहीं टिक जाते थे। और ये तो मानते ही नहीं है दोनों। एक तो फोन ने मतलब इरिटेट कर रखा, गेम 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 गेम। नहीं बेचारी पिटी नहीं, बेचारी पे सिर्फ डांट लगी है। इसको हाथ नहीं लगाते इसके पापा, लड़की को काव्या को नहीं हाथ लगाते। पिटता तो अंश ही हमेशा, वो चीखती है, वो ऐसी चीखेगी और वो अंश पिटेगा। ये मेरे घर की कहानी है, ठीक है। तो गुस्से का मूल स्रोत एक सुरक्षित लक्ष्य की ओर स्थानांतरण करना। फिर कहता मैं कभी काव्या को नहीं मारूंगा, कभी काव्या को नहीं मारूंगा। तो मेरे को आज है ना, पर ये कहता कि तू ऐसे ही दुखी हो रही है, ये दोनों खुश है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से स्कूल गए हैं, तुझे ऐसे ही टेंशन रहती है। और मुझे ऐसे रहता है ये बच्चा पिट के गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, गुस्से का मूल स्रोत एक सुरक्षित लक्ष्य की ओर स्थानांतरित करना। तो आंसर क्या रहेगा भाई, यहाँ पर आंसर यहाँ पर रहने वाला है 1, ठीक है। ये अक्सर होता है, आपको पता हमारे स्कूलों में भी, हमारी जब टीचर्स होती थी स्कूलों में, तो वो भी अपने घर घुर से लड़ लड़ के आती थी, गुस्सा बच्चों के ऊपर उतार देती थी, है ना। तो ये चीज क्या है, ध्यान रखना है। फिर मुझे तो बस एक ही डायलॉग सुनने को मिलता है कि तू इनकी शय मत लिया कर, मतलब तू ऐसा मुंह शक्ल ना बनाया कर कि मैं इनको मारूं, इनको मारने दिया कर तभी ये सुधरेंगे। और मेरे को ऐसे लगता है नहीं, ऐसे ही सुधर जाएंगे। पर ऐसे सुधरते नहीं है वैसे, कभी कभी मारना भी चाहिए बच्चों को। चलो नेक्स्ट है, कंपनसेशन इज ए डिफेंस मैकेनिज्म। तो हाँ, कंपनसेशन इज ए डिफेंस मैकेनिज्म। तो जो कंपनसेशन होता है वो किस प्रकार की डिफेंस मैकेनिज्म होती है। तो कंपनसेट करने का मतलब क्या होता है आपको पता, देखो कंपनसेट करने का मतलब क्या होता है, हम किसी चीज को किसी चीज में कंपनसेट कर लेते हैं। मैं इसका परफेक्ट हिंदी देख रही थी, क्षतिपूर्ति, ठीक है। इसको हिंदी में लिखते हैं क्षतिपूर्ति। तो कंपनसेट एक रक्षात्मक युक्ति है, तो ये किस प्रकार की है,
चलो छोड़ो इस बात को, ये कहानी घर घर की है। लड़कियां बेचारी जरा सी चीखी और लड़के को दे धड़ाधड़। तूने लड़की को मारा। देखो, कंपनसेट एक रक्षा तंत्र के रूप में दर्शाता है। तो कंपनसेट क्या होता है? मेकिंग अप फॉर द वीकनेस बाय द एम्फेसिंग स्ट्रेंथ, कमजोरियों की भरपाई के लिए ताकतों पर जोर देना, दोषों को पूरी तरह से नकार देना, बचपन के व्यवहार की तरफ लौटना, एंड रीडायरेक्टिंग इंपल्सिस सोशली एक्सेप्टेबल, आवेगों को सामाजिक रूप से स्वीकार्य गतिविधि में स्थानांतरित करना नहीं। कंपनसेट क्या होता है भाई? किसी वीकनेस को एम्फेसिस करके, ठीक है, चलो छोड़ो इन बातों पे बात नहीं करते, पढ़ लो तुम। सर को गुस्सा भी आता है भाई, गुस्सा आता है, खूब आता है। और सिर्फ मेरे घर में टचवुड, मतलब मैं कलेश की जड़ कभी नहीं होती, अंश होता है बस, हमेशा हमेशा अंश होता है। गुस्सा तो इनको ऐसा भयंकर आता है, जब आता है तो मैं कहती हूँ रुक जा, और अंश को दे धड़ाधड़ 2-4 लग जाते हैं। गुस्सा बहुत आता है इनको, ऐसे मत कहो, सर को गुस्सा भी आता है। आता है, अंश पे ही निकलता है। तो यहाँ पर क्या है, वो माहौल क्रिएट ऐसा कर देता है, बहुत चीखता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। चलो छोड़ो इन बातों को भाई, आपको पता है एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल देने की मेरी आदत है, अब इस पॉइंट से दूर हो जाओ। बट सर को गुस्सा आता है, बहुत आता है, सारी दुनिया के घरों की यही कहानी है, सबको आता है, ठीक है, मुझे भी बहुत आता है, कभी कभी तो मैं भी बहुत चिपका देती हूँ अंश को। तो कंपनसेट एक रक्षात्मक युक्ति आपको बताना है कि किस प्रकार की है। तो कंपनसेट कैसी होती है? मान लो जैसे कि एक छोटी हाइट की लड़की है, ठीक है, उसका पति लंबी हाइट का है, तो छोटी हाइट की लड़की और पति लंबी हाइट का लड़का, तो वो हील पहन लेती है बेचारी, है ना। फिर ये बात अलग है गिर गुर जाती है, पड़ पुड़ जाती है, ये बात अलग है। तो आपको सिंपल सी बात है कि भाई वो गिर पड़ जाती है लड़की हील हूल पहन के, ज्यादा हील पहन लेती है, तो वो कंपनसेट करना हो जाता है, ठीक है ना, समझ रहे हो? क्षतिपूर्ति, मतलब एक कमी को दूसरे में निकाल लेना। मान लो आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, लेकिन वो खेल में बहुत अच्छा है, ठीक है, तो वो खेल में बहुत अच्छा है, तो वो कंपनसेट हो रहा है, उसकी पढ़ाई का खेल से क्या होता है? कंपनसेट हो रहा है, ठीक है। तो आंसर यहां पर ए है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज रिप्रेशन इन द साइकोलॉजी? रिप्रेशन का मतलब होता है दबाव, ठीक है, रिप्रेशन का होता है मतलब दबाव टाइप वाला, ठीक है। तो मनोविज्ञान में रिप्रेशन का क्या अर्थ होता है? फॉरगेटिंग मेमोरीज बाय पुशिंग देम इनटू द अनकॉन्शियस माइंड, यादों को अचेतन मन में धकेलकर भूल जाना, मतलब ले भाई स्वाहा, वो वाली यादें आप सारी स्वाहा कर दो, अचेतन मन में भूल जाओ किसी भी तरीके की यादें। रीडायरेक्टिंग एंगर टू द लेस थ्रेटनिंग, गुस्से को कम खतरनाक वस्तु की तरफ स्थानांतरित करना। रिटर्निंग टू द अर्लियर डेवलपमेंट स्टेजेस, डिनाइंग द रियलिटी ऑफ पेनफुल सिचुएशन। तो आपको पता है रिप्रेशन का मतलब क्या होता है, मैं कई बार बता, अपनी चीजों को, हाँ, तो अपनी चीजों को क्या होता है भाई, अपने अचेतन मन में दबा लेना, डेट इज कॉल्ड रिप्रेशन। तो ये डेट इज कॉल्ड रिप्रेशन, ठीक है। उसको रिग्रेशन और रिप्रेशन गलत मत कर देना, छोटा सा फर्क है, ये रिप्रेशन है वो रिग्रेशन है, ठीक है। उसकी स्पेलिंग में जी है बीच में, इसकी स्पेलिंग में पी है, गलत मत कर देना। ये रिप्रेशन वाला होता है दबाव टाइप वाला, ठीक है, और वो वाला क्या है भाई, वो आपका रिग्रेशन प्रतिगमन वाला। तो डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन बोथ, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा भाई, यहां पर 1 रहेगा। A student who failed an exam says the questions will be unfair. This is example of, एक छात्र अपने परीक्षा में असफल हो गया और कहता है प्रश्न अनुचित थे, मतलब भाई खुद असफल हो गया परीक्षा में और कहता है पेपर ही खराब आया था, पेपर ही अनुचित आया था। तो अपनी कमी, अपना दोष किस पर मंड रहा है भाई, पेपर पर मंड रहा है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन। जब आप अपनी कमी को दूसरों पर मंड देते हैं तो इस चीज को हम क्या करते हैं, प्रोजेक्शन। ध्यान से इस क्वेश्चन को सुनिएगा, ये क्वेश्चन एस्टेट 2022 में आया था और ऑप्शन के अंदर प्रोजेक्शन नहीं था। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन एस्टेट 2022 में आया था और क्वेश्चन के अंदर प्रोजेक्शन नहीं था। तो आंसर आपने करके आना रेशनलाइजेशन, यदि प्रोजेक्शन उत्तर में ना मिले तो, क्योंकि रेशनलाइजेशन भी एक तरह का क्या होता है, युक्तिकरण स्थापना। मतलब ये भी एक तरह से भाई वही हो गया ना, अंगूर खट्टे हैं, तो ये भी अपनी बात को किसी भी तरीके से प्रूव कर देना। तो रेशनलाइजेशन भी लगभग वही होता है। तो प्रोजेक्शन ऑप्शन में ही नहीं दिया हो तो आप इसको रेशनलाइजेशन भी करके आ सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना। बट पहला ऑप्शन प्रोजेक्शन करना है क्योंकि वो अपनी कमी प्रश्न पत्र पर मंड रहा है, और दूसरा ऑप्शन आपने रेशनलाइजेशन लेना है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, निम्न में से सब्लिमेशन का उदाहरण, उदातीकरण या मार्ग शोधीकरण का उदाहरण कौन सा है? ए पर्सन विद एग्रेसिव टेंडेंसीज बिकेम्स अ प्रोफेशनल बॉक्सर, एक पर्सन जो है जिसके अंदर बहुत एग्रेसिव टेंडेंसीज है वो बॉक्सर बन जाता है। ए स्टूडेंट डिफाइन फेलिंग ए टेस्ट, एक विद्यार्थी परीक्षा में असफल होकर नकार हो जाता है। तनाव से बचने के लिए एक बच्चे में गुस्सा दिखता है।
ए पर्सन ब्लेम्स अदर फॉर देयर प्रॉब्लम्स, एक व्यक्ति अपनी समस्याओं और दूसरों को दोषी ठहराता है, ठीक है। तो आपको पता है, अभी बताया था मार्ग अंतिकरण, सब्लिमेशन क्या होता है, आपने रास्ता बदल लिया, ठीक है ना, आपने रास्ता बदल लिया, जैसे मैंने आपको बताया था, हाँ मैंने आपको क्या बताया था, कौन है दिशा, हाँ, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको तुलसीदास वाला उदाहरण दिया था कि तुलसीदास ने क्या किया था, मार्ग शोधीकरण किया था, मार्ग अंतिकरण किया था, उदातीकरण किया था। कैसे किया था आपको पता, तुलसीदास अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत ज्यादा पागल था, उसकी पत्नी मायके चली जाती है, तो वो अपनी पत्नी से मिलने मायके चला जाता है, लेकिन कहते हैं वो पत्नी के प्रेम में इतना पागल था कि एक सांप था, वैसे मुझे बात समझ नहीं आती ऐसे हो सकता है क्या सच में, एक सांप था और कहते हैं वो सांप पकड़ के अपनी पत्नी के कमरे तक चला गया, उसको लगा ये रस्सी है, ठीक है ना, और उसकी पत्नी ने कहा, फिर उसकी पत्नी ने उसके ऊपर फटकार लगाई थी कि तू इतना पागल है, सांप को पकड़ के तू ऊपर तक आ गया कमरे तक, तुझे अकल नहीं है, और इतना प्रेम तो तूने कहीं और दिखाया होता। तब तुलसीदास भगवान श्री राम से प्रेम करने लगे थे, है ना। तो ऐसे ही एक पर्सन है, उसका एग्रेसिव टेंडेंसीज है, उसके अंदर मार धाड़ वाली टेंडेंसी है, हाँ, तो ऐसे जब देखे मतलब ऐसे मारने धाड़ने वाली टेंडेंसीज है, तो हम क्या कहते हैं कि यार ये बच्चा ना बहुत ज्यादा हाथ चलते हैं इस बच्चे के, इसको है ना स्पोर्ट्स में डाल दो, क्योंकि जितनी भी एनर्जी है, मेरी मम्मी कहती है कोई बच्चा ज्यादा शरारत करे तो उसको स्पोर्ट्स में डाल दो, अपनी एनर्जी को वहां पर लगा देगा, ठीक है। तो बिकेम द प्रोफेशनल बॉक्सर, तो वो क्या बन जाता है भाई, प्रोफेशनल बॉक्सर बन जाता है। तो देखो उसका क्या हो गया भाई, मारक शोधीकरण हो गया। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। आंसर क्या रहेगा, 1 रहेगा। हाँ, नेक्स्ट है, इफ ए पर्सन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट दे आर सिक, एक पर्सन है वो कहता है भाई मैं बीमार नहीं हूं, एंड यूजिंग द डिफेंस मैकेनिज्म, तो वो कौन सी प्रकार की रक्षात्मक युक्ति को अपना रहा है, वो तो सीधा ही बोल रहा है मैं बीमार नहीं हूं, तो वो सीधा ही बोलता है भाई मैं बीमार नहीं हूं, ठीक है, तो सीधा ही वो मना कर रहा है, बस सिंपल सी बात है। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, डेनियल, मतलब जब आप सीधा ही मना करते हैं तो इस चीज के ऊपर डेनियल बोलते हैं। हाँ, अलग अलग किताबों में अलग अलग कहानी है, छोड़ो, तुम्हें कहानी से क्या करना है, तुम मेरी बात समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रही हूं। एक छात्र खेलों में खराब प्रदर्शन करता है लेकिन एकेडमिक में बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है, तो यह किसका उदाहरण है, मतलब वो खेलों में तो बहुत ही खराब है लेकिन एकेडमिक में वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है, तो यह किसका उदाहरण है, यह कंपनसेशन का उदाहरण है। कंपनसेट कर रहा है मतलब वो क्षतिपूर्ति कर रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट, अपना गुस्सा किसी दूसरे पर, डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं विस्थापन, वो विस्थापन कर रहा है, वो रिग्रेशन कर रहा है, वो रिएक्शन फॉर्मेशन कर रहा है। तो आपको पता है वो खेलों में खराब है, दूसरे क्षेत्र में उसने अपने माँ बाप को खुश कर दिया कि कोई बात नहीं मैं पढ़ने में नहीं हूं अच्छा बट मैं खेल में बहुत अच्छा हूं, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है भाई, कंपनसेट कर रहा है, ठीक है, तो वो कंपनसेट कर रहा है, तो आंसर क्या रहेगा, उसने क्षतिपूर्ति कर दी है अपनी थोड़ी सी ना होशियारी वाली खेलों में, है ना। ये क्लास एस्टेट के लिए भी है क्या पूछने की जरूरत है क्या, एस्टेट के लिए तो है ही है, एस्टेट के अलावा बाकी टीचिंग के जितने भी एग्जाम है सबके लिए है। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक तुम ही कमेंट कर दो, तो आंसर रहेगा यहां पर 1। नेक्स्ट है, जब कोई व्यक्ति अपनी चिंता को छिपाने के लिए गंभीर स्थिति में हंसता है, ठीक है, जब कोई व्यक्ति अपनी चिंता को छिपाने के लिए गंभीर स्थिति में हंसता है तो वह किस तंत्र का उपयोग कर रहा है, मतलब भाई वो मतलब अपनी चिंता को छिपा रहा है और हंस रहा है, तो वह किस युक्ति का प्रयोग कर रहा है, ठीक है। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा भाई, कई फ्रेंड है कुछ है और वो बेचारी दुखी सी होती है, जैसे मैं अपने मन में कुछ नहीं रख सकती, मेरे मन में भड़क चल रही थी कि मैं 10 मिनट लेट हुई टेंशन में, लेकिन ये बात अलग है कि मेरे बच्चों पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 2:30 बजे मुझे एज इट इज मिलेंगे लेकिन मैं 2:30 बजे तक सोचूंगी हाय अंशास दुखी है। तो ये जो चीज है, तो रिएक्शन फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि आप मतलब वैसे तो दुखी हो लेकिन बाहर से आप दिखा रहे हो कि आप खुश हो, ठीक है, मतलब शक्ल कुछ और है दिल कुछ और है, समझ रहे हो ना। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, तो लेकिन मैं ऐसे नहीं कर सकती, मैं मतलब बता देती हूँ उसके बाद मैं रिलैक्स हो जाती हूँ, जब तक नहीं बताती रिलैक्स नहीं होती, है ना। तो यहाँ पर आपको बताना, कोई व्यक्ति अपनी चिंता को छिपाने के लिए गंभीर स्थिति में हंस रहा है तो वो क्या कर रहा है भाई, उसको हम बोलते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन फॉर्मेशन बोलते हैं। इस तरीके से जब वो प्रतिक्रिया निर्माण, शुद्ध हिंदी में इसके लिए जो वर्ड होगा वो होगा प्रतिक्रिया निर्माण, ठीक है।
प्रतिक्रिया निर्माण, जैसे कि सास बहू अक्सर ऐसा करती हैं आज के जमाने में, मतलब सास बहू अक्सर ऐसे करते हैं, बहुएं बेचारी सासू को देख के ज्यादा खुश खुश तो होती नहीं है, लेकिन जब कोई दूसरा पड़ोसी पड़ोसी आ जाएगा तो मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी करके कुछ 2-4 डायलॉग मारते हैं, दूसरे को लगे इसकी बहू बहुत अच्छी है भाई, है ना। तो मतलब वो क्या सोचते हैं, भाई इसकी बहू बहुत अच्छी है, और मन में तो उसके अंदर अंदर से आ रहा होगा कि पता नहीं मैं क्या कर दूं है, और ऊपर से शक्ल से बड़ी अच्छी बन के दिखाती हैं। मतलब ये बहू के साथ भी हो सकता है, ये सास के साथ भी हो सकता है। तो ये प्रतिक्रिया निर्माण हमारे समाज में बहुत होता है। कोई फ्रेंड मान ले हमें बिल्कुल अच्छी ना लगे और उसके आगे दिखाते हैं तू बहुत अच्छी है, तू तो मेरी प्यारी है, तू बढ़िया है ना भाई। तो ये क्या होता है भाई, रिएक्शन फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, रिएक्शन फॉर्मेशन होता है। आंसर यहाँ पर क्या रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सोच मुख्य रूप से किस प्रक्रिया से संबंधित होती है। आपकी जो थिंकिंग है, प्रोसेस, वो किस प्रक्रिया से संबंधित होती है। वो सेंसेशन से संबंधित होती है, वो परसेप्शन से संबंधित होती है, वो संज्ञान से संबंधित होती है। तो आपको पता है सोच संज्ञान से संबंधित होती है। सोच क्या है, संज्ञान से संबंधित होती है। तो आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा, ठीक। आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। सोच संज्ञान से संबंधित होती है। नेक्स्ट है, कौन सी सोच किसी समस्या के लिए कई समाधान खोजना शामिल है। भाई कौन सी ऐसी सोच होती है जिसके अंदर बहुत सारे समाधान हो सकते हैं। तो जब भी आपको बहुत सारा आ जाए, मल्टी आ जाए, तो ये तो मैंने कई बार बता रखा है, शॉर्ट में बता रखा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं, आउट ऑफ बॉक्स चिंतन बोलते हैं। मतलब जिसमें आप किसी भी चीज को अधिक अधिक डिफरेंट तरीके से सोच पाते हो, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सही कह रही है लड़की, मेरा भी सेम यही सीन है। मतलब वो चीज मेरी फिलोसफी में नहीं है, एंड आई डोंट लाइक द पर्सन जो मुंह पे कुछ पीछे से कुछ। मैंने कल भी एक स्टोरी लगाई हुई थी, इफ यू वांट इम्प्रेस मी बी लॉयल बिहाइंड माई बैक। मुझे सिर्फ वही इंसान अच्छे लगते हैं जो मुंह पे अच्छे होते हैं, वो नहीं, वो तो अच्छे हैं ठीक है, लेकिन मैंने कुछ लोगों को देखा है एकेडमिक फील्ड में तो खासकर, खैर टच वुड मेरे लिए तो बहुत ज्यादा मैंने कभी नेगेटिविटी सुनी नहीं अपनी लाइफ में, बट फिर भी स्टूडेंट्स के मामले में कहूँ, कुछ भी कहूँ, कुछ स्टूडेंट्स भी ऐसे होते हैं जो आपके आगे तो कहेंगे अरे मैम आप बहुत अच्छे लगते हो, ये वो, और दूसरों के आगे XYZ कुछ ना कुछ कमियां गिनाए, वट एवर जो भी है। मेरा सिंपल सी जिंदगी का मेरा भी यही फिलोसफी है कि आई डोंट लाइक द पर्सन जो मुंह पे कुछ होते हैं, पीठ के पीछे कुछ होते हैं। मतलब आई लाइक द पर्सन, यदि आप सच में मेरे हैं तो आप मेरी पीठ के पीछे मेरे हैं ना, कहना इफ यू वांट इम्प्रेस मी बी लॉयल बिहाइंड माई बैक। यदि आपकी पीठ के पीछे कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा है, इसका मतलब वो सच में आपका बंदा है। और पीठ के पीछे एक बंदे ने आपके लिए कुछ बोला और दूसरा उसकी हाँ में हाँ मिला के कुछ बोल रहा है, तो इसका मतलब कभी भी समझ लेना वो सच में आपका ना था, ना हो सकता है लाइफ में कभी भी। सच में आपका वही इंसान है जो पीठ पीछे भी आपकी बुराइयां नहीं सुनेगा और मतलब आपके साथ है, वो ही इंसान रियल इंसान होता है। और आजकल ये रियल इंसान मिलने बहुत मुश्किल है, आपको पता है, डबल फेसेस पर्सन है आजकल दुनिया में। तो यहाँ पर आंसर रहेगा बी, डाइवर्जेंट थिंकिंग। और ये सिंगल फेस होना हमें शायद कभी कभी दुखी भी कर देता है ना, बट लोग बहुत हैं भाई डबल फेसेस। आंसर रहेगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट है, कन्वर्जेंट थिंकिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग की क्या विशेषता है, हाँ कन्वर्जेंट थिंकिंग की क्या विशेषता है आपको बताना है। जनरेटिंग क्रिएटिव आइडियाज, हाँ टच वुड आई एम ब्लेस्ड, वैसे मेरे लिए रेयर ही कोई बोलता है नेगेटिव, रेयर, एक आधे तो जलने खुलने वाले होते ही हैं, वो बात अलग है। तो कन्वर्जेंट सोच की क्या विशेषता है, जनरेटिंग क्रिएटिव आइडियाज, रचनात्मक सोच। कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, कन्वर्जेंट का मतलब होता है, असम वाली को भी कभी हरियाणा बुलाएंगे चाय लेके, टेंशन ना ले पूजा कभी कभी, पर मुझे पता आपका डिस्टेंस और मेरा डिस्टेंस बहुत दूर है, मुश्किल है, बट आप असम कैसे पहुंच गए, हरियाणा के हो तो कभी हरियाणा आओ तब मिलना। कन्वर्जेंट और असम की चाय भी लेके आना। कन्वर्जेंट सोच की विशेषता क्या है, तो क्रिएटिंग क्रिएटिव आइडियाज। तो कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है एक सही सोच, एक फिक्स सोच, एक फैक्ट वाली सोच। तो मतलब फोकसिंग ऑन ए सिंगल करेक्ट आंसर, जो एक सिंगल आंसर पर फोकस करती है, दैट इज कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। नेक्स्ट है, क्रिटिकल थिंकिंग की मुख्य विशेषता क्या होती है। तो क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या होता है भाई, क्रिटिकल थिंकिंग होती है एक तरह से समालोचनात्मक चिंतन, जो लॉजिकल तरीके से, मतलब जो किसी भी अजम्पशंस पे सवाल उठाए, मूल्यांकन करे, धारणाएं प्रस्तुत करे, लॉजिकल बातें करे, वो होती है क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। तो यहाँ पर अरे मजाक की बात है प्रियंका, वो तो लड़की बार बार कह रही ना मैं आसाम से हूँ आपसे मिलने कैसे आऊं, तो मैंने उसको कहा नहीं चाय बहुत है, हम वैसे ब्रुक बॉन्ड के दीवाने हैं,
हाँ, तो क्वेश्चनिंग अजम्पशंस एंड इवेलुएटिंग एविडेंस, तो जो धारणा आपकी इच्छाओं पर सवाल उठाए, आपके प्रमाणों पर काम करे, आपकी क्या सही है बात क्या गलत है उसके ऊपर आप सही डिस्कशन करते हो, तो यू हैव रिफ्लेक्टिव इवेल्युएटिव क्रिटिकल थिंकिंग। तो आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ थिंकिंग इज द मोस्ट इन्वॉल्व्ड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान में किस प्रकार की सोच सबसे अधिक शामिल होती है। समस्या समाधान में डे ड्रीमिंग, ओ सॉरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर कौन सी होती है, हाँ ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर कौन सी होती है भाई, लॉजिकल थिंकिंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में कौन सी होती है आपको पता है, प्रॉब्लम सोल्व करेंगे जब आपके पास लॉजिकल थिंकिंग होगी, तभी आप क्या करेंगे भाई, प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, किससे, लॉजिकल थिंकिंग से करेंगे, ठीक है। हाँ, तो यहां पर आंसर क्या रहेगा भाई, बी रहेगा। नेक्स्ट है अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग रेफर, जो आपकी अमूर्त चिंतन है वो किस चीज को दिखाता है, जो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है वो किस चीज को दिखाती है, देखते हैं। सॉल्विंग प्रॉब्लम थ्रू द ट्रायल एंड एरर, प्रयास एवं त्रुटि के मध्य समस्याओं को हल करना। कभी कभी मुझे लगता है ये फौजियों की वाइफ का एक मजा तो है, देखो कितना घूमती है ये, कोई कश्मीर में है किसी के फौजी, कोई असम में है, कोई दार्जिलिंग, कोई सिक्किम, मतलब तुम कितनी कितनी मस्त जगह पे घूमते हो। हमारे मास्टर की तो बदली ही नहीं होती, पानीपत के आसपास ही, ये बड़ी खास बात लगती है मुझे, है ना। चलो, मतलब तुम्हें दुनिया घूमने का बड़ा मौका मिलता है ना, ये मतलब आर्मी की वाइफ जो होती है, मतलब आर्मी पर्सन की वाइफ, नॉट आर्मी की वाइफ, तो उनके साथ ये बहुत मतलब प्लस पॉइंट है ना। कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कितने तो तुम कश्मीर में रहते हो ना। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग रेफर, तो सार सोच क्या है, सॉल्विंग प्रॉब्लम थ्रू द ट्रायल एंड एरर मेथड, प्रयास एवं त्रुटि से समस्याओं को हल करना, थिंकिंग अबाउट द इनटेंजिबल कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज, अमूर्त अवधारणा और विचारों को सोचना। तो सीधी सी बात है, अमूर्त थिंकिंग है, तो अमूर्त थिंकिंग में क्या है भाई, आप अमूर्त अवधारणाएं और अमूर्त विचारों को क्या करते हैं, सोचते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा भाई, यहाँ पर बी रहेगा, ठीक है, आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग फोकस ऑन, जो आपकी रिफ्लेक्टिव सेम वही है, समालोचनात्मक चिंतन किसको रिफ्लेक्ट करता है, तत्काल निर्णय लेने पे करता है, पिछले अनुभव का गहन विश्लेषण, डीप एनालिसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं आप उनको डीपली एनालिसिस करते हो, इमोशनल रिस्पॉन्स, भावनाएं बनाते हो, सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग, समस्याओं को सही समझ करते हो, समस्याओं का सही समझ, या देखो गहन विश्लेषण, जहां भी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होएगी ना, जहां भी गहन चिंतन आएगा ना, वहां पर एनालिसिस होएगा, वहां पर चीजों का विश्लेषण जरूर होगा। अब वो विश्लेषण चाहे प्रेजेंट का है, चाहे पास्ट का है, चाहे फ्यूचर का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट विश्लेषण जरूर होगा, आपको ध्यान रखना है। तो आंसर यहां पर क्या रहेगा भाई, बी रहेगा। नेक्स्ट है कौन सी सोच किसी समस्या के एक सही समाधान पर ध्यान केंद्रित करती है, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। एक सही समाधान हमेशा किसका आता है, फैक्ट का आता है, और फैक्ट वाली जो थिंकिंग होती है वो कौन सी होती है, कन्वर्जेंट थिंकिंग। जो फैक्ट वाली थिंकिंग होती है वो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। वेरी गुड मोनिका, मोनिका तो फिर स्नोफॉल को एंजॉय कर रही है, श्रीनगर से क्लास देख रही है, क्या बात, मजे हो रहे हैं। कन्वर्जन थिंकिंग, बट मुझे पता है दूर के ही मजे लगते हैं, असली में तो रहा भी नहीं जाता वहां 10-15 मिनट भी। तो ये कन्वर्जन थिंकिंग, आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। नेक्स्ट है डे ड्रीमिंग में किस प्रकार की सोच का उदाहरण होता है। डे ड्रीमिंग जो किसमें होती है भाई, किशोरों में होती है, ठीक है। डे ड्रीमिंग जो किसमें होती है, किशोरों के अंदर होती है। तो डे ड्रीमिंग में किस प्रकार की चिंतन होती है भाई, तो डे ड्रीमिंग होता है कन्वर्जेंट, नहीं, कन्वर्जेंट होती है फैक्टफुल थिंकिंग, जो फैक्ट पर आधारित होती है, 2+2 4 ही होता है। ये जो थिंकिंग होती है इसको हम कन्वर्जेंट बोलते हैं। डाइवर्जेंट होती है जो एक से अधिक तरीके से मल्टीपल वे में चीजों को सोचना। क्रिएटिव थिंकिंग रचनात्मक सोच होती है। तो डे ड्रीमिंग क्या होती है, फैंटेसी। आपने सुना होगा ना वो गाना, तू है मेरी फैंटेसी, तो ये फैंटेसी मतलब कल्पनाएं होती हैं भाई, रियलिटी नहीं होती। तो डे ड्रीमिंग इज अ फैंटेसी जो है सोच होती है डे ड्रीमिंग, आपको ध्यान रखना है। तो आंसर यहां पर रहने वाला है डी। क्लियर भाई। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आज तो दीपा मैम भी आ चुकी है, जब मैंने क्लास शुरू करी थी तभी आ गए थे, हाँ, क्लास रिकॉर्ड करने के लिए। चलो कल का टॉपिक तुम कमेंट कर दो या फिर देखती हूँ मैं कोई अपने हिसाब से। और कल हो गई है 1 तारीख और कल से छुट्टियां शुरू हो गई हैं, और छुट्टियां शुरू हो गई हैं तो मतलब भाई सुबह सुबह तो पॉसिबल नहीं होगा 10 बजे क्लास, क्योंकि 10 बजे तो वही बात है, छुट्टियों में 9 साढ़े 9 तो उठेंगे, फिर बच्चे खाना खाएंगे। तो क्लास का टाइम कल से मुझे लगता है 12 बजे का ही करेंगे,
मैं शेड्यूल कर दूंगी। सीरीज आपकी ऐसे ही चलती रहेगी, छुट्टी कोई नहीं होगी, ठीक है ना। मंडे टू फ्राइडे अपनी सीरीज होती है, एज इट इज रहेगी। बट जो क्लास का टाइमिंग है वो अब 10 बजे नहीं होगा कल से, वो नियर अबाउट 12 बजे मैं शेड्यूल लगा के टेलीग्राम पर मैसेज डाल दूंगी, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्लास आपकी रहने वाली है। हाँ जी बिल्कुल, एप्लीकेशन पर सारे PYQ मिलेंगे। पीजीटी इकोनॉमिक्स के बैच में है। हाँ, और इकोनॉमिक्स की भी मैंने वीडियो डलवा दी है, आपने देखी नहीं, TGT की इकोनॉमिक्स वाली मैम कितना बेस्ट तरीके से चीजों को पढ़ाते हैं, देख लेना। 2021 से लेके 23 तक के सारे PYQ डलवा दिए हैं यूट्यूब के ऊपर ही। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून। मिलते हैं रात 8:30 बजे हरियाणा जीके की सीरीज के साथ। हाँ जी बिल्कुल, क्रैश कोर्स में फुल सिलेबस है 90 मार्क्स का। चलो बाय बाय।